CH11 नूरजहां आपसे नफरत करती है। अगले दिन रात का वक्त खालिद अपने स्टडी रूम में बैठा कुछ पॉलिटिकल फाइल्स देख रहा था। इस वक्त उसने एक काले रंग का पठानी पहना हुआ था और हिले में हल्के क्रीम कलर की शॉल थी। वो वाकई बेहद हसीन लग रहा था। तभी कोई दरवाज़ा नॉक करता है तो वो अपनी कर्कश आवाज़ में कहता है, कम इन। उसकी इजाज़त मिलने पर जफ़र और ज़ारून अंदर आते हैं और चुपचाप सिर झुकाकर उसकी बेहद खूबसूरत कांच की टेबल के पास खड़े हो जाते हैं। उन्हें देखकर कोई भी कह सकता था कि वो कुछ कहना चाहते हैं पर हिम्मत नहीं हो रही थी। कुछ देर बाद उन दोनों को इस तरह खामोश देखकर खालिद कहता है, कुछ काम कहाँ था ज़फ़र, ले आए उसे। उसकी बात सुनकर जफ़र और ज़ारून दोनों एक दूसरे को देखते हैं और जफ़र एक गहरी सांस लेकर कहता है, भाई हम गए थे पर। खालिद अपनी फाइल से नज़रें उठाकर सख्त आवाज़ में, पर। ज़ारून, वो आए नहीं। खालिद नासमझी में, मतलब जफ़र, वो दरअसल। फ्लैशबैक जफ़र ज़ारून के साथ नूरजहां के घर के सामने खड़ा था। खालिद ने उसे सख्त हिदायत दी थी कि वो ज़्यादा लोगों से डर जाती है, इसलिए वो किसी को अपने साथ नहीं लाया था सिवाय 2 बॉडीगार्ड और ज़ारून के। ज़ारून आसपास देखते हुए, घर तो यही है, गटगटा कर देखते हैं कौन दरवाज़ा खोलता है। उसकी बात सुनकर जफ़र हाँ में सिर हिलाता है तो ज़ारून आगे बढ़कर दरवाज़ा गटगटाता है पर अंदर से कोई रिस्पांस नहीं आता। ये देखकर जफ़र कहता है, पता तो यही है, फिर दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहा कोई। ज़ारून, पता नहीं, एक बार और देखते हैं। ये कहकर वो दोबारा दरवाज़ा गटगटाने वाला था तभी कोई दरवाज़ा खोलता है। यह नूरजहां भी सफ़ेद सादे से सूट में, चेहरे पर कोई भाव नहीं पर बेहद तकलीफ और दर्द। उसे देखकर कोई भी कह सकता था कि ज़रूर किसी अजियत से होकर गुजरी है वो। उसे देखकर ज़ारून और जफ़र एक दूसरे को देखने लगते हैं। जफ़र धीरे से ज़ारून से, ये लड़की ज़रा देखी देखी नहीं लग रही। ज़ारून कुछ सोचते हुए, हाँ लग तो रहा है, वैसे कितनी प्यारी है। उसकी बात सुनकर जफ़र उसे घूर कर देखता है तभी अचानक जफ़र को कुछ याद आता है और वो कहता है, अरे हाँ, ये तो वही कॉलेज वाली है जो भाई से टकराई थी और एक दफ़ा भाई ने बाजार में भी बचाया था इसे। वो दोनों आपस में खुसर पुसर ही कर रहे थे तभी उन्हें किसी की प्रेजेंस फील हुई। उन्होंने नज़रें उठाकर देखा तो नूरजहां उन्हें ही खाली आंखों से देख रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, वो बस उन्हें देख रही थी। जफ़र एक गहरी सांस लेकर, जी, हमें नूरजहां से मिलना है। नूरजहां, कहिए, सुन रही हूँ। उसकी बात सुनकर वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। उन्हें समझ आ गया था कि यही नूरजहां है। ज़ारून, जी हम लाल हवेली से आए हैं, हमें आपसे बात करनी है। लाल हवेली, यह सुनते ही नूरजहां जो अभी तक शांत थी उसके चेहरे पर एकदम से सख्त एक्सप्रेशन आ जाते हैं और वो सख्ती से उन्हें घूरते हुए कहती है, लेकिन मुझे कोई बात नहीं करनी। ये कहकर वो दरवाज़ा बंद करने लगती है, गुस्से में। पर तभी जफ़र दरवाजे पर हाथ अड़ाकर उसे रोकते हुए कहता है, देखिए हमने कहा ना बात करनी है, आप जानती नहीं हैं हम क्या कर सकते हैं, इसलिए शांति से बात करने दीजिए। उसकी आवाज़ में ज़रा घमंड था। जफ़र की एक आदत थी, वो खालिद के अलावा किसी की नहीं सुनता था। हाँ, दिल का अच्छा था पर ज़रा घमंड भी था। नूरजहां, बहुत अच्छे से वाकिफ़ हूँ कि आप लोग क्या कर सकते हैं, इसलिए तो आपसे बात नहीं करना चाह रही, जाइए यहाँ से। उसकी बात सुनकर जफ़र गुस्से में कुछ कहने ही वाला था कि तभी ज़ारून उसे शांत रहने का इशारा करते हुए कहता है, देखिए हम समझ सकते हैं आप इस वक्त अजियत में हैं पर बात ज़रूरी है। खालिद भाई चाहते हैं आप हमारे साथ हवेली में रहें, इस तरह अकेले रहना एक लड़की के लिए ठीक नहीं है। करीम खास आदमी था उनका और अब आप उनकी जिम्मेदारी है। नूरजहां, अपने खालिद भाई को मेरी तरह से शुक्रिया कह दीजिएगा पर मैं कातिलों के बीच नहीं रह सकती और ना ही ऐसे लोगों के साथ जो अपने मतलब के लिए कुछ भी कर दे। और अगर इतनी फिक्र थी तो मेरे अब्बा का कत्ल नहीं किया होता आप लोगों ने, पर आप जैसे बड़े लोगों के लिए हम जैसे मामूली लोग कीड़े मकोड़े ही तो होते हैं, जब चाहा रोन लिया मार दिया। जाए जहाँ से और हो सके तो कभी अपनी शक्ल मत दिखाएगा और अपने खालिद भाई से कहना कि नूरजहां उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। उसकी आवाज़ में नबर और दर्द साफ दिख रहा था। जफ़र, तुम गलत समझ नहीं हो, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था और खालिद भाई तो उसके बाद भी जिम्मेदार ले रहे हैं तुम्हें तो खुश होना चाहिए। नूरजहां ज़रा गुस्से में, कोई एहसान नहीं कर रहे मुझ पर, मेरे लिए वही मेरे अब्बू के कातिल है। जफ़र को खालिद के बारे में इतना सब सुनकर गुस्सा आने लगता है। वो उससे कुछ कहता तभी ज़ारून शांति से कहता है, देखिए अगर आप वहाँ नहीं रहना चाहती तो हमें मुआवजा, कॉम्पनसेशन बता दीजिए, हम आपको अमाउंट दे देंगे, बताइए कितने पैसे चाहिए। उसकी बात सुनकर नूरजहां घिन भरी नज़रों से उसे देखते हुए कहती है, कॉम्पनसेशन, ठीक है, मुझे मुआवजे में मेरे बाबा वापस चाहिए, ला देंगे आप मुझे, बताइए, देगी मुझे मेरे बाबा वापस। उसकी बात सुनकर दोनों में से कोई कुछ नहीं कह पाता और उन्हें ऐसे खामोश देखकर नूरजहां आगे कहती है, रिश्तों को पैसों से खरीदना लाल हवेली वालों की फितरत हो सकती है साहब, पर हमारे लिए हमारे रिश्ते हमारी ज़िंदगी से बढ़कर होते हैं और मेरे पास तो सिर्फ एक ही रिश्ता था जो आपके खालिद भाई ने छीन लिया, इसलिए आपका मुआवजा आपको मुबारक, पर खुदा के लिए अपनी शक्ल मुझे दोबारा मत दिखाएगा। इतना कहकर वो गुस्से में उनके मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर देती है और जफ़र और ज़ारून खड़े रह जाते। इससे ज़्यादा बेइज्जती उनकी शायद कभी नहीं हुई थी। फ्लैशबैक एंड। जफ़र और ज़ारून ने खालिद को पूरा वाक़या हूबहू सुना दिया, सिवाय इसके कि नूरजहां वही लड़की है जिसे उसने उस दिन लफंगों से बचाया था और वो जिससे यूनिवर्सिटी में मिला था। जफ़र ज़रा गुस्से में, बहुत बदतमीज़ लड़की थी भाई, आपको क्या क्या नहीं बोल रही थी और यहाँ तक कि हमारे पूरे परिवार पर ऊँगली उठाई। उसने आपको कातिल कहा और कहा ही हमें रिश्तों की कदर नहीं है और ऊपर से मुँह पर दरवाज़ा तक बंद कर दिया। ज़ारून, हाँ बहुत गुस्से में है वो और आपसे तो भाई कुछ ज़्यादा ही नफरत करती है। उसने कहा है कि आपको बता दें कि नूरजहां आपसे नफरत करती है, इसलिए बेहतर है हम दूर रहें उससे, अगर कभी ज़रूरत पड़े तो अपने आप आ जाएगी आपके पास, वैसा भी अभी गुस्से में है। जफ़र, हाँ भाई आपने तो अपनी तरफ से कोशिश की पर अब जब उसे ही मदद नहीं चाहिए तो क्या कर सकते हैं, बदतमीज़ लड़की।
खालिद खामोशी से उनकी सारी बातें सुन रहा था। उसने का तो कुछ कहा, ना ही उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन आए। हालांकि एक चीज़ थी जिस पर उसका ध्यान रुका हुआ था और वो थी नूरजहां आपसे नफरत करती है। वो नाम जो शुरू से उसे सुकून दिया करता था, उसी नाम की मालकिन उससे नफरत करती थी। ये बात कुछ अच्छी नहीं लगी उसे। वो अपनी गहरी आवाज़ में कहता है, सलमान कहाँ है? जफ़र अपने कमरे में होगा भाई, किताबों के बीच। खालिद, उसे बुलाओ और ड्राइवर को गाड़ियाँ तैयार करने को कहो, वी हैव टू गो। जफ़र नासमझी में, इस वक्त इतनी रात में पर कहाँ भाई, मौसम ठीक नहीं है, तूफान के चांसेस है बाहर। खालिद अपनी जगह से उठते हुए, जरा उनसे मिलकर तो आए जो नफरत पाल बैठी है दिल में, और लगता है मैडम को समझाना पड़ेगा खालिद अहमद दुर्रानी रिश्ते और वादे कैसे निभाता है। जारून नासमझी में, भाई आप क्या कहकर है और कहाँ जाना है? खालिद बाहर की तरफ जाते हुए, नूरजहां के पास, इतना कहकर वो बाहर की तरफ चला जाता है और जफ़र और खालिद बस उसे देखते रह जाते हैं। CH-12 पिंक शॉल नूरजहां अपने कमरे में एक कोने में बैठी खाली आंखों से सामने देख रही थी। रात के करीब 11 बज रहे थे पर उसे कोई होश नहीं था। पिछले 2 दिनों से ना उसने कुछ खाया था, ना कुछ पिया था और ना ही उसने एक बार भी सोने की कोशिश की थी। वो बस बेजान लाश की तरफ वक्त गुजार रही थी। अपने ही घर की दीवारें उसे डरा रही थी। वो खौफजदा हो रही थी। उसके कानों में करीम जी की बातें चल रही थी जो उन्होंने आखिरी वक्त जाने से पहले कही थी कि वो आएंगे लौटकर, पर वो नहीं आए। और नूरजहां के पास जो एक आखिरी रिश्ता था वो भी खत्म हो चुका था। वो अब इस जालिम दुनिया में बिल्कुल तन्हा हो चुकी थी, बिल्कुल अकेली। उसकी अंधेरी जिंदगी को रोशन करने वाला वो एक लौता चिराग बुझ चुका था और यह बात वो अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी। उसी आंखों ने अभी तक एक भी आंसू नहीं गिराया था। उसका दर्द जैसे वो समेट कर बैठी थी अपने अंदर। वो खामोशी से एक कोने में बैठी थी ही कि तभी कोई उसके घर का दरवाज़ा खटखटाता है। रात के इस पहर किसी की दस्तक ने उसे डरा दिया था। उसकी मुट्ठी अपने दुपट्टे पर कस जाती है, तभी दो बार कहो फिर दरवाज़ा खटाता है। इस बार दस्तक पहले से तेज थी, जैसे किसी का सब्र जवाब दे गया हो। उसके घर का दरवाज़ा को बहुत मजबूत नहीं था, यहाँ तक कि उसे मरम्मत की ज़रूरत है। अगर कोई ज़रा सा भी धक्का लगाता तो वो आसानी से खुल जाता। करीम जी ने सोचा था कि बार इसे बदलवाने का, पर मौका ही नहीं मिला और आज यही बात नूरजहां को डरा रही थी। तभी उसे लगा कि शायद कोई दोस्त को उसके अब्बा का, क्योंकि उन्हें दफनाने के बाद भी कुछ लोग आए थे जो वक्त पर नहीं पहुंच पाए थे, तो क्या पता अब आए हो। रही सोचकर वो हिम्मत कर उठती है और दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है। ना जाने क्यों पर उसे बेचैनी हो रही थी बहुत। वो अभी अपने जहन में उलझी थी कि दोबारा कोई दरवाज़ा खटखटाता है और डरते हुए ही इस बार वो दरवाज़ा खोल देती है। पर जैसे कि उसकी नज़र सामने वाले शख्स पर जाती है, उसके कदम थक से रह जाते हैं। वो इंसान जिसे वो कभी नहीं देखना चाहती थी, वो उसके सामने खड़ा था, जिसकी वजह से वो यतीम हुई, जिसने उससे सब कुछ छीन लिया उसका, ये खालिद था। वहीं 2 बार दरवाज़ा खटखटाने पर भी जब कोई जवाब नहीं आया तो वो गुस्से में इस बार दरवाज़ा और ज़ोर से खटखटाता है। उसने सोच लिया था कि अगर दरवाज़ा इस दफ़ा नहीं खुला तो वो इसे तोड़ देगा। पर जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, सामने वाले को देखकर उसकी आंखें हैरान हो जाती है और अनायासी उसके मुंह से निकलता है पिंक शॉल। यह वही लड़की थी जिससे एक बार टकराने पर भी वो उसके जहन में छप गई थी, जिसने उसे बेचैन किया था, जिसका अक्स वो चाहकर भी नहीं भूल पा रहा था। यह वही थी, और जो नाम उसे सुकून देता था वो इसी का नाम था। उसका सुकून और उसकी बेचैनी एक ही शख्स में थी। अब उसके जहन में काफ़ी चीज़ें साफ होने लगी थी। क्यों उसका दिल इस लड़की को देखकर बिल्कुल वैसे ही धड़कता था जैसे नूरजहां सुनकर धड़कता था, क्योंकि दोनों एक ही तो थे। वो यही सब सोच रहा था जब नूरजहां जरा हिम्मत लाकर अपनी लड़खड़ाती आवाज़ में कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए यहाँ से। इतना कहकर वो दरवाज़ा बंद करती है। उससे पहले ही खालिद दरवाजे पर अपना हाथ रखकर उसे हल्का सा धक्का देता है और अंदर दाखिल होता है, और उसी के पीछे पीछे उसके कुछ आदमी सलमान, जफ़र और जारून भी आ जाते हैं। नूरजहां खालिद के इस एक्शन पर बुरी तरह डर गई थी, पर वो इस वक्त अपना डर उसे दिखा नहीं सकती, इसलिए गुस्से में उसके सामने जाकर खड़ी होते हुए कहती है, क्या करने आए हैं आप यहाँ? मेरे अब्बू का कत्ल कर अब और क्या चाहिए आपको? आपकी वजह से आज यतीम हूँ मैं, और क्या चाहिए आपको? जाइए यहाँ से, खुदा के लिए बहुत अजियत दे चुके हैं आप, अब और नहीं। खालिद खामोशी से अपने सामने डरी सहमी उस लड़की को देख रहा था, जिसे लग रहा था कि वो अपने गुस्से के पीछे अपने डर को छिपा सकती हैं। उसे खामोश देखकर नूरजहां को और गुस्सा आ जाता है। वो फिर से चिल्लाते हुए कहती है, आपको सुनाई नहीं देता? और क्या लेने आए हैं यहाँ? मेरी ज़िंदगी तबाह कर अब और क्या चाहिए आपको? जाइए यहाँ से, अब और कुछ नहीं है। खोने के अलावा जो था वो आपकी वजह से बर्बाद हो गया। आपने सब कुछ खत्म कर दिया। आज आपकी वजह से यतीम हूँ मैं। आप जैसे लोगों को रिश्तों की कीमत कभी समझ नहीं आ सकती। आप जैसे लोग हर चीज़ को सिर्फ वैसे और पावर से तोलते हैं। किसी का कत्ल कर दो और फिर उसके घर वालों के चेहरे पर पैसे फेंक दो, हो गई प्रॉब्लम सॉल्व, है ना? आपसे ज़्यादा मतलबी कोई शख्स ने देखा मैंने। आपकी वजह से कुछ नहीं बचा है मेरे पास आज। मैं बिल्कुल अकेली हो चुकी हूँ इस जालिम दुनिया में। आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी मैं, कभी नहीं, समझे आप? मैं आपसे बेइंतहा नफरत करती हूँ, बेइंतहा। कहते कहते जो आंसू उसने अपने अंदर दबा रखे थे वो उसकी आंखों से बहने लगते हैं और वो बुरी तरह रोने लगती है। जो दर्द वो किसी के सामने बयान नहीं कर पाई वो खालिद के सामने अनजाने में बयां हो रहा था, और खालिद वो बिना किसी भाव के उसे देख रहा था, जिसके सामने कोई नजरें नहीं उठा सकता था। आज एक लड़की उस पर चिल्ला रही थी, चीख रही थी, सुना रही थी, पर वो खामोशी से सब कुछ सुन रहा था। वहीं उसके आदमी जफ़र, जारून और सलमान भी हैरानी से खालिद को देख रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि यह उनका भाई है, क्योंकि कोई और में कहाँ इतनी हिम्मत थी कि उसे कुछ कह सकता। और नूरजहां, वो तो हर हद पार कर गई थी। नूरजहां रोते रोते जब संभाल नहीं पाती तो लड़खड़ाते हुए वहां दरवाजे का सहारा लेकर बैठ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। सारा दर्द अब आंसुओं के सहारे बाहर आ रहा था। वहां मौजूद हर किसी को उसका रोना देखकर उस पर तरस आ रहा था, यहाँ तक कि जफ़र को भी, जिसने कुछ वक्त पहले उसे बदतमीज समझा था।
नूरजहां रोते हुए, सब कुछ खत्म हो गया मेरा। मेरे बाबा मेरी दुनिया थे, आपने छीन ली मेरी दुनिया मुझसे। कितनी खुश थी मैं उनके साथ पर फिर वो चले गए मुझे छोड़कर। मैं कैसे रहूंगी उनके बिना। पहले अम्मी गई और अब वो भी चले गए। कहते कहते वो दोबारा रोने लगी। वहीं खालिद जो खामोशी से उसे देख रहा था, घुटनों के बल जमीन पर बैठता है और आहिस्ता से उसका सिर अपने सीने पर रख देता है। किसी का सहारा मिलते ही वो और जोर से रोने लगती है और उसकी पकड़ खालिद के काले कुर्ते पर कस जाती है और खालिद का कुर्ता उसके आंसू से भीगने लगता है। वहीं खालिद उसके सिर को हल्का हल्का सहलाते हुए खुद भी अपनी आंखें बंद कर लेता। काफी कुछ चल रहा था उसके जहन में इस वक्त जो कई जिंदगियां बदलने वाला था। नूरजहां तो जैसे होश में ही नहीं थी। कितनी अजीब बात थी, जिससे नाराजगी थी उसी के सीने पर सिर टिकाए उसी से उसी की शिकायत कर रही थी वो। और वो जो किसी की ऊंची आवाज बर्दाश्त नहीं कर सकता था, आज सारी शिकायतें सुनी रहा था। एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत हो गई थी, फिर चाहे फिलहाल उसका नाम गिल थी क्यों ना हो। कुछ वक्त तक दिल हल्का करने के बाद जब उसे होश आता थे तो उसके दिमाग में कुछ क्लिक करता है और वो तुरंत उसके सीने से नजरें हटाकर उसकी तरफ देखती और अगले ही पल जब उसे एहसास होता है कि वो किसके सीने पर सिर रखी थी तो तुरंत उससे दूर होकर उसे हल्का सा धक्का देकर खुद खड़ी होकर 2-3 कदम दूर होती है। और उसके इस तरह धक्का देने पर वो थोड़ा हड़बड़ाता है पर फिर जल्द ही संभल भी जाता है। पर उसके आदमी अपनी अपनी गन तुरंत नूरजहां पर पॉइंट करते हैं। पर इससे पहले कोई कुछ और करता, खालिद गुस्से में अपने आदमियों को देखता है तो वो सब अपनी गन तुरंत उसके डर से नीचे कर लेते हैं और अपनी नजरें झुका लेते हैं। नूरजहां उससे दूर होकर कहती हैं, आप जाइए यहाँ से प्लीज। खालिद उससे नजरें हटाकर वही एक लकड़ी की टेबल के पास जाता है और जग में से पानी निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, पानी पियो। नूरजहां, मैंने कहा जाइए यहाँ से, सुनाई नहीं देती आपको। खालिद बिना उसकी बात पर ध्यान दिए दोबारा पर इस बार जरा सख्ती से कहता है, मैंने कहा पियो। इस बार उसकी आवाज़ पहले से कहीं ज़्यादा ठंडी और डोमिनेटिंग थी, इतनी कि ना चाहते हुए भी नूर कांपते हाथों से उससे ग्लास लेकर पानी पीने लगती है। हालांकि डर वो अभी भी नहीं थी। पानी पीने के बाद का ग्लास वापस टेबल पर रखकर दोबारा 2 कदम पीछे होकर डरते हुए उसे देखकर कहती है, अब तो जाइए आप, चाहिए क्या अब आपको। खालिद उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहता है, आया तो सिर्फ बात करने था पर अब कुछ और करने का इरादा है मेरा। नूर जो अब तक दीवार से टकरा गई थी वह डरते हुए उसे देखते हैं। अब हालात ये थे कि वो बिल्कुल उसके करीब खड़ा था और दोनों तरफ दीवार के उसने अपने हाथ रख रखे थे ताकि वो बचकर न निकल पाए। वो ऐसे ही नूर को देखते हुए जफर से कहता है, जफर काजी साहब को बुलाओ, आज निकाह है तुम्हारे भाई का। उसकी इस बात ने जैसे वहां धमाका कर दिया था। जफर, सलमान और जारून तो उसे ऐसे देखते हैं जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो। CH-13 खालिद का नूर को धमकाना। खालिद नूर के बिल्कुल करीब खड़ा था। जफर उसके कहने पर काजी साहब को लेने गया था, पास में ही मस्जिद थी तो ज़्यादा वक्त वैसे भी नहीं लगना था। पर नूर वो सहमी हुई सी नज़रों से खालिद को देख रही थी। उसे कुछ कुछ अंदाजा हो गया था कि खालिद करना क्या चाह रहा है, पर फिर भी उसका दिल, उसका जहन ये करने को तैयार ही नहीं था। वो सहमी हुई सी आवाज़ में उससे कहती है, क्या करना चाहते हैं आप। खालिद अपनी बेहद ठंडी आवाज़ में कहता है, यही कहा था ना तुमने कि हवेली वालों को रिश्ते निभाना नहीं आता, तो तुमसे एक रिश्ता बना रहा हूँ जिसे जिंदगी भर निभा कर दिखाऊंगा। मैं तुमसे निकाह कर रहा हूँ नूरजहां पाशा। उसकी बात सुनकर वो ऊपर से नीचे तक बुरी तरह कांप गई। अपने सबसे डरावने ख्वाब में भी उसने यह नहीं सोचा होगा। वो डरते हुए जल्दी जल्दी में गर्दन हिलाते हुए कहती है, नहीं, कभी नहीं। मैं आप जैसे इंसान के साथ 1 मिनट नहीं रह सकती। निकाह तो बहुत दूर की बात है। मैं आपसे कभी निकाह नहीं करूंगी। मैं तो आपकी शक्ल तक दोबारा नहीं देखना चाहती। चले जाइए यहाँ से। क्यों कर रहे हैं आप ये सब कुछ। मेरे अब्बा का तो कत्ल कर चुके हैं ना, और क्या चाहते हैं, मुझसे यतीम बना दिया है आपने मुझे। अब क्या चाहते हैं कि खुदकुशी कर लूँ मैं। खुदकुशी। ये सुनकर खालिद उसे घूरते हुए अपने दांत पीसकर गुस्से में कहता है, ये शब्द आज तुम्हारी जबान पर आ गया, अगली बार अगर जहन में भी आया तो जाबान खींच लूंगा तुम्हारी, समझी। और हाँ, तुम ही ने कहा था कि मुझे रिश्ते निभाना नहीं आते, लोगों की कदर नहीं है मुझे। मैं तुम्हारी ही बात गलत साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ। खालिद अहमद दुर्रानी खुद मर सकता है पर अपनी जबान कभी पीछे नहीं हटने दे सकता, और आज तुम्हें अपने साथ जोड़कर अपना किया हुआ एक वादा निभाना है मुझे। नूर अंदर से बुरी तरह सहम गई थी। वो इस वक्त कितनी डरी हुई थी यह बताया नहीं जा सकता था। खालिद से वो जितनी नफरत करती थी उससे कहीं ज्यादा वो उसे डरती थी। बचपन से लेकर आज तक इस एक नाम में उसके लिए काफी कुछ छिपा था। उसके बाबा उसे हमेशा खालिद के बारे में बताया करते थे, पर ना जाने क्यों वो उसके बारे में सारी अच्छी बातें दरकिनारे कर सिर्फ बुरी यादें याद रखती थी, उसकी खामियों याद रखती थी और उसकी हर खामी से उसे नफरत थी। पर अब जब उसके अब्बू उसकी वजह से इस दुनिया में नहीं है तो इस नफरत में कितना इजाफा हुआ था जो शायद शब्दों में नहीं बताया जा सकता था। नूर रोते हुए पर फिर भी हिम्मत कर उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, चाहे तो जान ले लीजिए मेरी, अपनी बंदूक की 6 की 6 गोलियां मेरे अंदर डाल दीजिए, पर मैं आपसे निकाह कभी नहीं करूंगी, कम से कम इस जिंदगी में तो कभी भी नहीं। आपके नाम से, आपकी पहचान से, आपकी हर एक चीज से नफरत है मुझे। आपके साथ तो मैं खड़ा रहना गवारा नहीं समझती, निकाह तो फिर मेरे सबसे बुरे ख्वाब में भी नहीं सोच सकती मैं। खालिद उसके बिल्कुल करीब आकर, अगर नफरत करती हो तो करती रहो, पर मैं अपनी जिम्मेदारियों से कभी पीछे नहीं हट सकता। तुम मेरी जिम्मेदारी हो, तुम्हारे बाप को जाबान दी थी मैंने कि ख्याल रखूंगा तुम्हारा, और हाँ, अगर मैं तुम्हारा सबसे डरावना ख्वाब हूं तो समझ लो कि तुम्हारा ख्वाब तुम्हारे आंखों के सामने आकर खड़ा हो गया है, और अब इस ख्वाब को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। निकाह तो होगा मर्जी से या शायद जबरदस्ती से। नूर रोते हुए, क्यों कर रहे हैं आप ये सब कुछ, और कौन सी जिम्मेदारी। मुझे नहीं चाहिए आपकी हिफाजत, अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो चले जाइए मेरी जिंदगी से और कभी दोबारा लौट कर मत आइए। मैं नहीं चाहती आपसे निकाह करना। इस तरह जबरदस्ती कौन सा वादा पूरा करेंगे आप। खुदा के लिए बस मुझे आपने बहुत दर्द और अजियत दी है, मुझसे बहुत बर्दाश्त नहीं होगा मुझे। लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग।
खालिद को जैसे उसके रोने से को फर्क नहीं पड़ता। वो आगे कहता है, मेरे साथ साथ सब्र के उस मुकाम पर अपने आप पहुंच जाओगी कि सब कुछ बर्दाश्त करना सीख जाओगी, पर मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। ये ख्वाब भूल जाओ, अब क़यामत तक तुम सिर्फ मेरी बीवी बनकर रहोगी। तुमने मुझ पर यही कहकर उंगली उठाई है ना कि मैं रिश्ते नहीं संभाल सकता। अब तुम खुद गवाही दोगी इस बात की कि खालिद अहमद दुर्रानी मिट सकता है पर अपने रिश्तों पर आंच नहीं आने दे सकता। तैयार हो जाओ नूरजहां पाशा से नूरजहां खालिद अहमद दुर्रानी बनने के लिए। उसने इतना कहा ही था कि तभी वहां जफर काजी साहब के साथ आता है और उन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि वह काजी साहब को बुलाकर नहीं बल्कि उठाकर लेकर आया है। वही खालिद को अपने सामने देखकर कांजी साहब भी डर जाते हैं। डरना लाजमी था, खालिद से कौन नहीं डरता था भला। उसका खौफ गली के बच्चों से लेकर बूढ़ों तक में था और जिसकी वजह थी उसका गुस्सा। वो कब क्या कर दे कोई नहीं कह सकता था। वो सनकी था पूरी तरह और उसका पागलपन किस हद तक जा सकता है ये किसी को नहीं पता। जफर भाई ले आया हूँ, मैं सो रहे थे, मुझे नींद में परेशान करना पड़ा, बहुत बुरा लगा मुझे सच में। काजी साहब चापलूसी करते हुए, नहीं नहीं खालिद साहब बताइए क्या मदद कर सकता हूँ आपकी मैं। खालिद बिना उनकी तरफ देखे नूर को एकटक देखते हुए कहता है, आपके काम तो सिर्फ दो ही हैं, या तो जनाजे की नमाज पढ़ाना या निकाह पाना, पर फिक्र मत कीजिए आज आपको किसी के जनाजे की नमाज नहीं बल्कि मेरा निकाह बढ़ाना है, वो भी सामने खड़ी मोहतरमा के साथ। तो बस चलिए शुरू करते हैं। इतना कहकर वो नूर का हाथ जबरदस्ती पकड़कर उसे सोफे की तरफ लेकर जाने लगता है जहां पर काजी साहब पहले ही बैठ चुके थे, पर नूर पूरी हिम्मत कर उससे अपना हाथ छुड़ाकर दोबारा पीछे कदम लेते हुए रोते हुए डर से रोते हुए कहती है, नहीं कभी नहीं, मैं कभी नहीं आपसे निकाह करूंगी, आपसे नफरत करती हूँ, आप मेरे साथ इस तरह से जबरदस्ती नहीं कर सकते। खुदा के लिए मेरे बाबा ने आपके लिए अपनी जान गंवा दी, इस बात की ही मर्मादा रख लीजिए और मेरी इज्जत इस तरह नीलम तो ना करें। सलमान जो अभी तक खामोश था वो हिम्मत कर खालिद को देखते हुए कहता है, भाई इस तरह जबरदस्ती करने से कोई बात नहीं बनेगी, वो आपसे और डरेगी, आप थोड़ा प्यार से समझा कर। इससे आगे वो कुछ कहता उससे पहले ही खालिद उसे घूर कर एक नज़र देखता है और उसकी नज़रों से डरते हुए सलमान सर झुकाकर चुपचाप वैसे ही खड़ा हो जाता है। फिर क्या जरूर, और जफर में तो हिम्मत ही नहीं थी कुछ कहने की। जो थोड़ी बहुत हिम्मत सलमान करता था वह भी खत्म हो चुकी थी। खालिद को इतने गुस्से में देखकर उसने भी कुछ ना कहना ही बेहतर समझा। खालिद दोबारा नूर को देखकर इस बार जरा गहरी आवाज में, एक आखिरी बार प्यार से कह रहा हूँ, चुपचाप चलकर सोफे पर बैठो, हमारा निकाह हो रहा है। नूर की बची कुची हिम्मत बिल्कुल जवाब दे गई थी, पर फिर भी वो उससे निकाह तो नहीं कर सकती थी। वो डरते हुए ही खुद में सिर हिलाते हुए ना में गर्दन हिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मेरी क्या गलती है, मैं आपको दोबारा कभी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगी, मैं यहाँ से चली जाऊंगी और कभी आपके सामने तक नहीं आऊंगी प्लीज़। कहते कहते वो दोबारा रोने लगी थी, लाउडली क्राइंग लाउडली क्राइंग लाउडली क्राइंग लाउडली क्राइंग लाउडली क्राइंग लाउडली क्राइंग। अब खालिद का दिमाग गर्म होने लगा था। उसने जिंदगी में पहली बार इतने प्यार से किसी को समझने की कोशिश की थी, पर सामने वाला बात ही नहीं समझने को तैयार था। अब खालिद को भी कौन समझाए कि वो ऐसे ही चलते फिरते किसी लड़की को नहीं बोल सकता कि उसे उससे निकाह करना है, पर इन सब चीज़ों में बेचारा जरा कच्चा था। अब ये लड़की बाजी, प्यार, मोहब्बत, इन सब से बचपन से इतनी सख्त नफरत जो थी, और जब अब हालात ऐसे थे कि एक लड़की का हाथ थामना पड़ रहा था तो नरमी कहाँ से लाता, कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था। इसलिए उसने वही किया जो उसे ठीक लगा। वो अपनी गन उठाकर वहीं खड़े एक आदमी के सीने पर गोली चलाते हुए नूर की तरफ देखा है। गोली सीधे उस आदमी के सीने से पार होकर गई थी और वह आदमी वही गिर पड़ा। उसे देखकर लग रहा था कि जैसे सांसें बंद हो चुकी है उसकी। ये देखकर नूर पूरी तरह डर गई। वो तो हल्की सी आवाज़ तक से कांप जाती थी, यहाँ तो जिंदगी में पहली बार उसके सामने किसी पर गोली चली थी। उसका इस तरह डरना लाजमी था। वही उसे इस तरह डरता देख खालिद अपने दूसरे आदमी पर गन पॉइंट करते हुए उसे देखकर कहता है, एक आखिरी बार कह रहा हूँ, चुपचाप चलकर निकाहनामे पर दस्तखत करो, वरना इसी तरह यहाँ खड़े हर एक शख्स का कत्ल कर दूंगा मैं। तुम्हें तो वैसे भी मैं काटिल लगता हूँ, पर याद रखना इन सब की मौत की जिम्मेदार तुम होगी। नूर डरते हुए, नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, आप इतने भी पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं, उन्हें कितनी तकलीफ हो रही होगी, आपने ऐसे कैसे गोली चला दी, सब मर जाएंगे। खालिद, तो मर जाने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर तुम्हें फर्क पड़ता है तो चुपचाप चलकर निकाहनामे पर दस्तखत करो और मेरी बीवी बनकर जिंदगी गुजारो, वरना इन लोगों की जिंदगी में जरूर इनसे छीन लूंगा, याद रखना। और खालिद अहमद दुर्रानी जो कहता है वो कर भी दिखाता है, अपनी बातों पर अमल करना मुझे बहुत अच्छे से आता है। नूर को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बिल्कुल ब्लैंक थी। इस तरफ अगर उससे कोई पूछता कि एक ऐसे शख्स का नाम बताओ जिससे तुम बहुत नफरत करती हो, कि जिससे तुम जिंदगी में कभी नहीं मिलना चाहती, तो वह बिना एक सेकंड के लिए भी सोचे खालिद का नाम लेती। पर इस वक्त खालिद दूसरों की जान लेने से पहले भी एक दफ़ा नहीं सोच रहा था, और वह इस तरह किसी को मारता तो नहीं देख सकती थी। नूर जहाँ कुछ भी हो सकती थी पर से दिल तो नहीं हो सकती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो इस तरह मासूम लोगों को मरने भी नहीं देख सकती थी, पर वो खालिद से निकाह कैसे कर सकती थी, जिस आदमी के नाम तक से वो डरती है, जिसका खौफ उसके जहन में इस कदर है कि अगर रात में सोते वक्त भी कोई उसके कान में खालिद अहमद दुर्रानी का नाम ले ले तो वो बिना कुछ सोचे समझे डर कर उठ बैठे। उस आदमी के साथ जिंदगी गुजारना, जिन लोगों से उसे सख्त नफरत है, उन लोगों के बीच रहना है, उसके लिए मुमकिन ही नहीं था। वह कैसे ऐसे कर सकती थी। वो अभी यही सोच रही थी कि तभी एक और गोली चली जो सीधा खालिद ने दूसरे आदमी के सीने पर चलाई थी, और वह भी वहीं गिर चुका था जैसे उसकी भी जान जा चुकी हो। ये देखकर वो और डर गई। वो बुरी तरह ऊपर से नीचे तक कांप रही थी। तभी खालिद उसके करीब भगा अपनी ठंडी आवाज में कहता है, क्या चाहती हो, यहाँ जितने लोग बाकी हैं उनकी भी जान अपने हाथों से लूँ मैं? अगर चाहती हो तो कह दो, और भरोसा करो मैं अपने शब्दों से पीछे नहीं हटूंगा। तो क्या लगता है नूर क्या करेगी? CH-14 निकाह। नूर जहां अभी भी कश्मकश में थी, वो किसी भी कीमत पर खालिद से निकाह नहीं करना चाहती थी, पर यहाँ उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। वो कैसे किसी को भी मरने दे सकती थी? वो ऐसी नहीं थी, यह नहीं सिखाया था उसके बाबा ने उसे।
वही उसे इस तरह देखकर खालिद दोबारा एक आदमी पर गन पॉइंट कर गोली चलाने वाला होता कि तभी नूरजहां जोर से चिल्लाते हुए कहती है, रुकिए, मैं करूंगी निकाह, मत मारो, मैं करूंगी साइन। कहते हुए भी उसकी आंखों में आंसू थे और आवाज़ में एक मजबूरी, खौफ और लड़खड़ाहट भी। उसकी बात सुनकर खालिद नीचे कर उसकी तरफ देखता है और फिर हाथ से सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहता है, तो चलिए मोहतरमा, नेक काम में देरी नहीं करते क्योंकि आपकी देरी किसी के लिए मजबूरी बन जाएंगी। इतना कहकर वो अपना हाथ बढ़ाता है उसे थामने के लिए, पर वो उसे छू भी पाता उससे पहले ही नूर तुरंत पीछे होकर जल्दी से सोफे की तरफ बढ़ जाती है और खालिद गुस्से में उसकी इस हरकत पर अपने हाथों की मुट्ठी बना लेता है, पर फिर खुद को शांत कर खुद भी सोफे पर ठीक उसके बगल में जाकर बैठते हुए अपनी बेहद ठंडी आवाज में सामने काजी से कहता है, शुरू कीजिए। उसकी बात सुनकर वो भी हड़बड़ाते हुए अपना चश्मा पहनने लगते हैं। इस वक्त रात का 1 बज रहा था। क्या अजीब पहलू था वक्त का। ये दो लोग दुनिया के सबसे पाक रिश्ते में बंधने वाले ने हमेशा के लिए। जहां खालिद आग था तो वहीं नूर, जहां गहरा समुद्र, जहां खालिद पूरा आसमान तो वहीं वो सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा, जहां खालिद कोहिनूर था तो वहीं वो एक मामूली पत्थर जिसे सड़क चलता कोई भी रोन सकता था। वो अभी गहरी सोच में थी, तभी काजी साहब जरा डरते हुए उससे पूछते हैं, तो नूर जहां पाशा बिनते करीम पाशा, क्या आपको खालिद अहमद दुर्रानी बिनते अहमद दुर्रानी से महर 1 करोड़ रुपए यह निकाह कबूल है? दरअसल आते वक्त ही जफर ने उन्हें सब समझा दिया था, और महर जो कि एक टोकन ऑफ लव और रिस्पेक्ट होता है लड़के की तरफ से लड़की को, जो कुछ भी हो सकता है पैसा, प्रोमिस या ज़मीन, वो भी डिसाइड कर दिया था और साथ में निकाह नामा भी बनवा लिया था। वैसे ये सब सिर्फ 20 मिनट में करना मुमकिन नहीं था, पर खालिद के कहने पर तो कुछ भी हो सकता था। नूर जहां अभी भी सामने फर्श को घूर रही थी, अब वो क्या कहती, वो बुरी तरह कांप रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। एक लड़की को ना जाने कितनी हिम्मत कर यह फैसला लेना होता है कि वो अपनी सारी जिंदगी किसी के नाम कर देंगी, फिर यहाँ तो जिससे निकाह हो रहा था वो भी जबरदस्ती था। कैसे करती वो हिम्मत, कैसे सौंप देती खुद को किसी ऐसे को जो उसके वालिद का कातिल था। वो अभी यही सोच रही थी कि तभी उसे यूं खामोश देखकर खालिद, जो बिल्कुल उसके बगल में थोड़ी दूरी बनाकर बैठा था, हल्का सा झुककर उसके कान में अपनी गहरी आवाज में कहता है, हाँ करना है या उठाऊं बंदूक दोबा। उसकी आवाज़ सुनकर वो डरते हुए उसे देखती हैं, फिर फर्श पर पड़ी उन लाशों को, और यही सब देखकर जरा हिम्मत कर आंखें बंद कर एक गहरी सांस लेकर अपनी धीमी सी आवाज़ में कहती है, कबूल है काजी साहब दोबा। तो नूर जहां पाशा बिनते करीम पाशा, क्या आपको खालिद अहमद दुर्रानी बिनते अहमद दुर्रानी से महर 1 करोड़ रुपए यह निकाह कबूल है? नूर जहां डरते हुए, कबूल है काजी साहब एक आखिरी बार दोहराते हुए। तो नूर जहां पाशा बिनते करीम पाशा, क्या आपको खालिद अहमद दुर्रानी बिनते अहमद दुर्रानी से महर 1 करोड़ रुपए यह निकाह कबूल है? नूर जहां कबूल है कहते कहते उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। सब उसकी हालत समझ रहे थे, मर मजबूर थे, और जिसकी वजह से मजबूर थे उसने जैसे खुद को पत्थर दिल कर लिया हो। काजी साहब उसकी तरफ निकाहनामा बढ़ाते हुए, बेटा इस पर साइन करो। उनकी बात उनकर वो निकाहनामे को एक टक घूरते हुए देखने लगती है। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ कहने की, वो टूट ही गई थी पूरी तरह। तभी खालिद अपनी गन की तरफ हाथ बढ़ाता है जो टेबल पर रखी थी, ये देखकर वो तुरंत जल्दी से पेन लेकर साइन कर देती है। वही उसके साइन होते ही काजी साहब खालिद से पूछते हैं, तो खालिद अहमद दुर्रानी बिनते अहमद दुर्रानी, आपको नूर जहां पाशा बिनते करीम पाशा से महर 1 करोड़ रुपए ये निकाह कबूल है? खालिद बिना एक सेकंड भी ज़ाया करे अपनी दमदार आवाज़ में कहता है, कबूल है। उसकी आवाज़ इस बार सख्त नहीं थी बल्कि गहरी थी। काजी दोबा, तो खालिद अहमद दुर्रानी बिनते अहमद दुर्रानी, आपको नूर जहां पाशा बिनते करीम पाशा से महर 1 करोड़ रुपए यह निकाह कबूल है? खालिद, कबूल है। काजी साहब आखिरी बार पूछते हैं, तो खालिद अहमद दुर्रानी बिनते अहमद दुर्रानी, आपको नूर जहां पाशा बिनते करीम पाशा से महर 1 करोड़ रुपए यह निकाह कबूल है? खालिद एक गहरी सांस लेकर नूर को देखते हुए, कबूल है। उसके बाद वो उसकी तरफ भी निकाहनामा बढ़ाकर उसे साइन करने का कहते हैं, तो वो तुरंत साइन कर देता है, और ये देखकर काजी साहब कहते हैं, मुबारक हो, आज से आप दोनों एक दूसरे के निकाह में हैं और मियाँ बीवी है। उसकी बात सुनकर जहां खालिद खामोश था, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, वहीं नूर जहां के अंदर कुछ टूटा था। खालिद अपनी आंखों से ही जफर को उस काजी को वहां से ले जाने का कहता है, तो वो उसकी बात समझते हुए उसे वहां से ले जाता है। खालिद नूर को देखकर जरा शांत मगर गहरी आवाज में कहता है, अपनी इंपॉर्टेंट चीजें पैक करो, घर जाना है हमें। उसकी बात सुनकर नूर जहां, जो अभी तक रो रही थी, हैरानी से अपनी जगह से खड़ी होकर उसे देखने लगती हैं और लड़खड़ाती आवाज में कहती है, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यह मेरा घर है। खालिद भी अपनी जगह से खड़ा होकर अपनी पीठ के पीछे हाथ बांधकर जरा उसके करीब होकर कहता है, बीवी का घर वो होता है जहां शौहर रहता है, आपका घर भी वहां है जहां मैं रहता हूं, इसलिए बिना बहसबाजी के जाकर कर अपना सामान लाइए, हमें जाना है। नूर जहां नजरें झुकाए डरते हुए ही कहती हैं, नहीं जाऊंगी। उसने बड़ी धीमी आवाज में कहा था, पर खालिद तक उसकी आवाज पहुंच गई थी। खालिद फिर भी अनजान बनते हुए, क्या कहा आपने? नूर जहां डरते हुए, नहीं जाऊंगी मैं, वो मेरा घर नहीं है, यह मेरा घर है। खालिद अपनी गहरी आवाज में, जिद पसंद नहीं है मुझे, सीधे सीधे जो कहा है वो कीजिए, चाहूं तो उठाकर लेकर जा सकता हूं, हक है मुझे। नूर जहां, मैंने कहा ना, मैं नहीं जाऊंगी, मैं इसी जगह रहूंगी मेरे बाबा की यादों के साथ। उसकी जिद पर अब वो इरिटेट हो रहा था। वो एक गहरी सांस लेकर उसे घूरते हुए कहता है, मलिहा जुबैरा, यही नाम है ना आपकी दोस्त का? क्या हो अगर मैं उसे अपनी यूनिवर्सिटी से निकलवा दूं? कहीं एडमिशन नहीं मिलेगा उसे और उसका फ्यूचर बर्बाद होगा, वो भी सिर्फ आपकी वजह से। नूर जहां मलिहा का जिक्र सुनकर उसे देखकर रोते हुए कहती है, नहीं नहीं, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, वो एक ब्राइट स्टूडेंट है।
खालिद, अगर आप चाहती हैं कि मैं आपकी बात मानूं तो आप भी मेरी बात मानिए और जाकर अपना सामान पैक कीजिए, हमें जाना है। अब वो और क्या कहती। खालिद ने एक बार और उसकी कमजोरी का फायदा उठाया था। वो कुछ पल उसे देखने के बाद वहां से चुपचाप अपने कमरे की तरफ चली जाती है। वो आज हार चुकी थी पूरी तरह से। इधर उसके जाने के बाद खालिद आंखें बंद कर कर एक गहरी सांस लेता है और फिर अपनी आंख खोलता है। तभी उसकी नज़र ज़मीन पर पड़े उन लोगों पर जाती है जिन्हें उसने गोली मारी थी और वो उन्हें देखकर कहता है, उठो, अब हो गया तुम्हारा ड्रामा। उसकी एक आवाज़ से ही वो सब एक झटके में उठ जाते हैं। ये सब कुछ सिर्फ एक नाटक था। नूरजहां को डराने धमकाने का वो अभी अपने किसी भी वफादार को मार नहीं सकता था और ना ही किसी बेकसूर को जिसके तराजू में लोग इंसाफ तौलते हो वो खुद बेइंसाफी कैसे कर सकता था। और फिर करीम के मुंह से इतना सब सुनकर उसे नूरजहां के बारे में इतना तो पता था कि वो बहुत मासूम दिल है और उसे मैनिपुलेट करना बहुत आसान है। हालांकि यह प्लानिंग उसने सिर्फ और सिर्फ नूरजहां को डराकर यहाँ से हवेली लेकर जाने के लिए किया था, पर यह निकाह का भूत उसके सिर पर कैसे आया ये बस खालिद खुद जानता था। खालिद उन सबको यहाँ से जाने का इशारा करता है तो वो वहाँ से चले जाते हैं। अगर नूरजहां उन्हें देख लेती तो गड़बड़ हो सकती थी। खालिद हॉल में यहाँ वहाँ नज़रें घुमार आसपास देखती है तो उसकी नज़र वही दूर एक दीवार पर लगी काफ़ी सारी फ़ोटो फ्रेम्स पर जाती है। उसमें बहुत सारे फ़ोटोज़ थे। ज़्यादातर फ़ोटोज़ में नूर अपने बाबा के साथ थी। किसी में उसने कोई ट्रॉफी पकड़ी हुई थी, किसी में वो बहुत छोटी थी तो किसी में उसके बचपन की कुछ यादें समेटी हुई थी। उसका ध्यान सीधा उन तस्वीरों पर जाता है और वह वहाँ उस दीवार के पास जाकर एक एक तस्वीर को बड़े गौर से देखने लगता है। कुछ देर तक उन तस्वीरों को देखने के बाद वो अपनी गहरी आवाज़ में जारून से कहता है, इन्हें कलेक्ट करो, हम इन्हें अपने साथ हवेली लेकर चलेंगे। उसकी बात सुनकर जारून पहले ज़रा हैरान होता है, फिर अपने काम पर लग जाता है। सलमान, जो बड़ी देर से कुछ कहने के लिए हिम्मत कर रहा था, कहता है, भाई आपको नहीं लगता आपने जल्दबाजी में कदम उठाया है? घर पर दादा जान और अब्बू कैसे रिएक्ट करेंगे? खालिद उन तस्वीरों को देखते हुए, तुम्हें लगता है कि मैं कभी जल्दबाजी में कोई फैसला ले सकता हूँ? मेरा हर कदम सोच समझ कर उठाया जाता है और यह कदम भी वैसे ही है। वह मेरी जिम्मेदारी है और उसे मैं हर कीमत पर निभाऊंगा। सलमान, पर भाई आपको उससे निकाह करने की जरूरत नहीं थी। आप वैसे भी उसे मजबूर करके हवेली में रहने के लिए बुला सकते थे या फिर और भी बहुत तरीके थे। कुछ मुलाजिमों को यहाँ भेज सकते थे, कुछ बॉडीगार्ड भी प्रोटेक्शन उसे प्रोवाइड कर सकते थे। निकाह तो बहुत बड़ी चीज़ होती है भाई, और आप तो खुद कल तक किसी से शादी नहीं करना चाहते थे, तो अचानक से। खालिद उसे घूरते हुए, कुछ ज्यादा ही जबान नहीं चलाने लगे हो तुम? भूलो मत, आज भी लाल हवेली के फैसले में लेता हूँ, कोई और नहीं। और मुझ पर किसी की हुकूमत नहीं चलती। वो मैं हूँ जो फैसले सुनाता हूँ और बाकी लोग उन फैसलों पर अमल करते हैं। उसकी बात सुनकर सलमान खामोश हो जाता है। उसे पता था कि अगर उसके भाई को गुस्सा आया तो बात बिगड़ सकती है, इसलिए वो बहुत सोच समझकर उससे बात करता था। तो भाई लोग, निकाह तो हो गया, अब क्या होगा? CH-15 सुसाइड अटेम्प्ट। खालिद उन तस्वीरों को ही देख रहा था, तभी जफर उसके पास आकर कहता है, भाई घर चलना है, फोन आ रहे हैं। उसकी बात सुनकर उसका ध्यान नूरजहां की बचपन की तस्वीरों से हटता है और उसे एहसास होता है कि वो बहुत देर से अंदर ही है। यह नोटिस कर वो खुद नूरजहां के कमरे के पास जाकर दरवाज़ा खटखटाता है, पर अंदर से जब कोई आवाज़ नहीं आती तो वो हल्का सा दरवाज़ा पुश करता है और दरवाज़ा खुल जाता है। वो अंदर जाता है तो उसके कदम दरवाजे पर ही ठिठक जाते हैं और आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और चेहरे पर कुछ डर के भाव आ जाते हैं। नूरजहां ज़मीन पर बेजान सी पड़ी थी और उसके आसपास खून बह रहा था। खालिद का दिल ये देखकर एक मिनट के लिए धड़कना भूल जाता है, पर वो तुरंत वापस होश में आकर जल्दी से उसके पास जाता है और ज़मीन पर बैठकर उसका सिर अपनी गोद में रखकर उसके गाल थपथपाते हुए कहता है, नूर, नूर। पर वो आंख नहीं खोलती। खालिद जल्दी से अपने पॉकेट से रुमाल निकालकर उसकी कलाई पर बांधता है। उसने अपनी नस काटी थी, उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। ये देखकर वो तुरंत उसे अपनी बाहों में उठाकर बाहर की तरफ भागता है। उसे इस तरह बाहर आता देख सलमान हैरानी से पूछता है, भाई क्या हुआ भाभी को, और इनकी कलाई से खून? खालिद उसकी बात काटकर गुस्से में, हमें हॉस्पिटल जाता है, यहाँ पास के हॉस्पिटल में कांटेक्ट करो और उन्हें तैयार रहने को कहो, फास्ट। इतना कहकर वो बाहर की तरफ जाता है और सलमान, जफर और जारून भी जल्दी जल्दी उसके पीछे जाते हैं। खालिद का एक आदमी जल्दी से उसके लिए बैक सीट का दरवाज़ा खोलता है तो खालिद नूर को बाहों में लिए ही बैंक सीट पर बैठता है। अब तक सलमान भी ड्राइविंग सीट पर बैठ चुका था और उसके बगल में जारून बैठता है। जफर पहले ही अपनी कार से निकल चुका था ताकि पहले हॉस्पिटल पहुंचकर सब अरेंज कर सके। खालिद के बैठते ही सलमान कार स्टार्ट करता है। वो काफ़ी फास्ट ड्राइव कर रहा था और खालिद वो बस नूर को देख रहा था। वो बेहोश थी पर उसके चेहरे पर दर्द, तकलीफ, थकान ख्वारी साफ देखी जा सकती थी। खालिद उसके चेहरे को देखते हुए उसे गुस्से में घूरकर कहता है, ये जो हरकत आपने की है इसका हिसाब तो आपको देना होगा। इतना कहकर वो सलमान को देखते हुए कहता है, ड्राइव करना नहीं आता, फास्ट। वो इतनी जोर से चीखा था कि सलमान डरते हुए ही तेज ड्राइव करने लगता है। कार का माहौल बेहद ठंडा था। कुछ देर बाद उनकी कार पास के ही हॉस्पिटल के पास आकर रुकती है। ये ज़्यादा बड़ा हॉस्पिटल नहीं था पर सबसे नज़दीक यही था, इसलिए ज़्यादा देर ना करते हुए यहाँ आना ज़्यादा ठीक था। कार रुकते ही खालिद तुरंत नूर को बाहों में लिए ही कार से उतरता है और उसके साथ ही सलमान और जारून भी जल्दी से उतरकर हॉस्पिटल की तरफ जाने लगते हैं। वो जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जफर पहले ही मेडिकल स्टाफ के साथ वहां मौजूद था और खालिद के वहां आते ही एक फीमेल डॉक्टर उसे नूर को स्ट्रेचर पर लेटाने का कहती हैं तो वो वैसा ही करते हैं और फिर डॉक्टर तुरंत उसे इमरजेंसी रूम की तरफ लेकर जाती हैं। खालिद जफर को देखकर, मेक श्योर कि कोई भी खबर बाहर ना जाए, जरूर पड़े तो खरीद लो। जारून ना समझी में, क्या खरीदना है भाई? खालिद इमरजेंसी रूम की तरफ कदम बढ़ाते हुए हॉस्पिटल को। उसकी बात सुनकर तीनों की नजरें हैरान हो जाती है। मतलब माना कि हॉस्पिटल ज्यादा बड़ा नहीं था पर इतना भी छोटा नहीं था, पर अब खालिद का क्या है जिसे चाहे खरीद लें।
करीब 1 घंटे बाद डॉक्टर वार्ड से बाहर आती है तो बाहर ही उसे खालिद मिल जाता है। उसके साथ सलमान जफर और जारून भी थे। वो डॉक्टर जो जरा उम्र दराज थी खालिद के पास जाकर कहती है, आपकी बीवी अब ठीक है, आप मिल सकते हैं, उनसे होश आ गया है, पर जरा ध्यान से, काफ़ी सेंसिटिव है, जितना हो सके प्यार से पेश आएँ आप। उसकी बात सुनकर खालिद बिना कुछ कहे सीधा अंदर चला जाता है और जैसे ही वो वार्ड के अंदर जाता है उसकी नज़र हॉस्पिटल बेड से टेक लगाए बैठी नूरजहां पर जाती है जो सामने की तरफ दीवार को घूर रही थी। खालिद लंबे लंबे कदम चलकर उसके पास जाता है और अपनी गहरी आवाज़ में कहता है, इस बेवकूफ़ी की वजह। नूर उसकी आवाज़ से होश में आती है और एक नज़र उसे देखकर अपनी नज़रें झुका लेती है, पर उसे कोई जवाब नहीं देती। जाहिर था उसे अब खालिद से पहले से ज़्यादा डर लग रहा था। वही उसे यूं खामोश देखकर खालिद उसकी तरफ हल्का सा झुकते हुए इस बार अपनी बेहद सर्द आवाज़ में पूछता है, कुछ पूछा है आपसे? नूरजहां नजरें फेरते हुए, आपके साथ नहीं जाना मुझे, इसलिए कोशिश की थी, पर अफसोस जिंदा हूं अभी भी। खालिद, और मेरी इजाज़त के बिना मौत आ भी नहीं सकती। आपको ये जो गुस्ताखी आपने की है इसकी सज़ा भी ज़रूर मिलेगी आपको, आई प्रॉमिस। इतना कहकर वो वहां से सोफे की तरफ जाने लगता है तो नूरजहां नीचे चादर को घूरते हुए कहती है, क्यों कर रहे हैं आप ये सब? क्या चाहते हैं आप? क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? खालिद, अगर कुछ बिगाड़ना होता तो अपनी अमानत नहीं बनाते। आपको बीवी है आप मेरी, आपकी हिफाजत मेरे जिम्मे है, मुहाफिज हूँ आपका। नूरजहां नमा आंखों से उसे देखते हुए, नफरत करती हूँ मैं आपसे। डर लगता है मुझे आपसे, जब आप आसपास रहते हैं तो कौन पाता है। नहीं गुजार पाऊंगी आपके साथ जिंदगी, दम घुटता है मेरा आपने जिक्र से भी। आपकी वजह से आज मेरे बाबा मेरे पास नहीं है, सिर्फ आपकी वजह से। कहते कहते उसकी आंखों से आंसुओं की बूंदें गिरकर उसके गालों तक आ गई थी। उसकी आंखों में दर्द और शिकायत लाजमी थी और खालिद आज पहली बार किसी के आंसू उसे तकलीफ दे रहे थे, वो नहीं देख पा रहा था उसे इस तरह रोते हुए। कहते हैं निकाह में बहुत ताकत होती है, वो दो अजनबियों को भी करीब लाकर खड़ा कर देता है और दिलों में मोहब्बत का बीज बो देता है। खालिद से जब उसे यूं रोता हुआ नहीं देखा जाता तो वो उस पर से अपनी नज़रें फेर कर कहता है, चुप हो जाए, आप रोते हुए अच्छी नहीं लगती। उसने ये बड़ी हिम्मत जुटाकर कहा था। अब उसके जैसा सख्त बंदा शांति से और प्यार से बात कैसे कर सकता है? उसे सिर्फ ऑर्डर सुनाना आता है, मानना नहीं, और किसी से रिक्वेस्टिंग टोन में बात करना तो उसके बस की बात ही नहीं है। वही नूर का रोना अचानक उसकी बात सुनकर थम जाता है। उसे समझ नहीं आता कि खालिद ने यह क्या कहा और क्यों कहा। वो उसे रोते हुए अच्छी नहीं लगती, यह कौन सा तरीका था किसी को चुप कराने का? और वो उसे अच्छी लगे या बुरी लगे इससे क्या फ़र्क पड़ता है भला? वही उसे ज़रा शांत देखकर खालिद साइड टेबल से पानी का ग्लास उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, पियो इसे। पर वो कुछ नहीं कहती बल्कि खामोशी से ही बैठी रहती हैं। वो उसे देख तक नहीं रही थी। ये देखकर वो अपनी आंखें छोटी छोटी कर उसे बुरी तरह घूरते हुए कहता है, जहर नहीं है इसमें, पी सकती हो। नूरजहां, काश जहर होता। उसकी बात सुनकर खालिद का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो गुस्से में अपनी ठंडी आवाज़ में कहता है, मरने के ख्याल अपने जहन से निकाल दीजिए। कोशिश कर देख चुकी है आप, होने तो आपको कुछ दिया नहीं मैंने, तो बेहतर है दिमाग का इस्तेमाल कीजिए और मेरी आदत डालिए, वरना मैं अपने तरीके से आदत डलवा दूंगा और जो शायद आपको पसंद नहीं आएगा। मेरे तरीके देख चुकी है आप। नूरजहां को उसकी बातें डरा रही थी। वो कांपते हाथों से चुपचाप ग्लास लेकर पानी पीने लगती हैं और उसके पानी पीने के बाद खालिद उससे ग्लास लेते हुए अपनी सख्त आवाज़ में ही कहता है, अब आप आराम कीजिए, जो हरकत आपने की है उसके बाद एटलीस्ट 1 हफ्ते तक बेड रेस्ट ज़रूरी है। उसकी बात सुनकर वो चुपचाप उसकी तरफ पीट कर लेट जाती है। वो उससे बहसबाजी नहीं करना चाहती थी। वहीं उसे ऐसे खामोश देखकर खालिद को आज ज़िंदगी में पहली बार किसी के लिए बुरा लगता है, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। उसने अभी तक एक भी बार ठीक से उससे बात तब नहीं की थी, इसलिए नहीं क्योंकि वो करना नहीं चाहता था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे पता नहीं था कि वो कैसे उसे समझाएं। एक तो 12 साल का उम्र का फासला, वो उसके लिए एक नाजुक सी बच्ची की तरफ थी जिसकी ज़िंदगी उसने बर्बाद की थी। एटलीस्ट उसे तो ऐसा ही लगता था। उसने निकाह तो कर लिया था उससे, पर यह रिश्ता कैसा चलने वाला है इसका अंदाजा उसे भी नहीं था। वो उससे इतनी छोटी थी, नासमझ थी। उसका ख्याल रखना, उसे समझना, उसे समझाना, ये सब बहुत मुश्किल होने वाला था और उससे भी कहीं ज़्यादा मुश्किल होने वाला था उसे अपनी आदत डलवाना और उसके दिल में अपने लिए जगह बनाना। अब देखते हैं खालिद मियाँ कैसे डील करते हैं अपनी लिटिल विफाई के साथ। CH16 इफ़ यू नो। अगली सुबह नूरजहां की आंख खुलती हैं तो वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और आसपास सब कुछ देखकर उसे एहसास होता है कि यह हॉस्पिटल वार्ड है और कल क्या हुआ था सब कुछ याद आते ही उसे दोबारा धक्का लगता है। काश ये सब कुछ एक डरावना ख्वाब होता, पर नहीं, ये हकीकत है, सुफसद हकीकत। वो अभी यही सब सोच रही थी कि तभी कमरे का दरवाज़ा खुलता है और एक नर्स अंदर आती हैं और उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराकर उसके पास आनते हुए कहती है, अब आप ठीक है? नूरजहां बस हल्का सा हाँ में सिर हिला देती है और वो नज़ हल्का सा मुस्कुराकर आगे कहती है, आपके पति बहुत प्यार करते हैं आपसे, सारी रात जागते रहे, 1 मिनट के लिए आंख नहीं लगी होगी उनकी। जब भी मैं आती थी बीच बीच में मुझे यही आपके पास बैठे मिलते थे। कितने बरस हो गए शादी को? नूरजहां बस उसकी बात सुन रही थी, उसने कुछ नहीं कहा, वो खामोश थी। वहीं वो नर्स जवाब के इंतजार में उसे देख रही थी। तभी दरवाजे से अंदर आता हुआ खालिद अपनी गहरी आवाज़ में कहता है, कल ही निकाह हुआ है हमारा। दरअसल ये चूड़ियाँ पहन रही थी, बहुत पसंद है इन्हें, तभी इनकी चूड़ी टूटकर कलाई में लग गई तो इतना खून बह गया। मेरी बीवी ज़रा नाजुक है। उसकी यह बात सुनकर नूरजहां उसे देखने लगती हैं। उसे कैसे पता कि उसे चूड़ियाँ पसंद है, ये सवाल उसके जहन में आया। उसकी बात सुनकर नज़ नूरजहां को देखते हुए कहती है, अरे बेटा, ख्याल रखना चाहिए था ना, देखो कहा तुम दोनों का कल निकाह था और सारी रात अस्पताल में बितानी पड़ी, पर कोई ना, अब तुम्हारा डिस्चार्ज हो रहा है, इसलिए आराम से घर जाओ और अपने पति की बात मानो, बहुत परवाह करता है तुम्हारी। इतना कहकर वो उसके सिर पर हाथ फेरकर वहां से चली जाती है। वही खालिद उसके पास आता है और साइड में पड़ा उसका दुपट्टा उठाकर बड़े अदब से उसे उसके सिर पर ओढ़ाकर अपनी ठंडी मगर शांत आवाज़ में कहता है, चलिए अपने घर, जहां अब आपको सारी जिंदगी गुजारनी है।
अपने शौहर के साथ। उसने शौहर पर जरा जोर देते हुए कहा था, वो अपना हक उसे याद भी दिला रहा था और जता भी रहा था। वो उसे यह एहसास दिला रहा था कि अब वो उसकी अमानत है और उससे सारी जिंदगी जुड़ी रहने वाली है। खालिद अपनी मर्दाना आवाज़ में, चलिए, देर हो रही है। उसके कहने के बाद भी वो नहीं उठती तो खालिद खुद उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा करता है, ज़रा सख्ती से कहता है, अभी कहा ना नज़ ने कि अपने शौहर की बातें मानिए, तो ज़रा फरमाबरदार बनिए, क्योंकि आप पर गुस्सा करना या सख्ती बरतना मुझे पसंद नहीं और आप बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगी, इसलिए जब प्यार से बात करूं तो मेरी बात सुन लिया करें। उसने बड़े आराम से उसे समझाते या यूं कहो कि धमकाते हुए कहा, और उसकी धमकी का असर कुछ हुआ भी, क्योंकि नूरजहां की आंखों में उसके लिए डर दिखने लगा था। पर वो कुछ नहीं कहती, वो इतना डरी हुई थी कि उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कुछ कहने की। वहीं खालिद उसे यूं खामोश देखकर एक गहरी सांस लेता है और उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। ये देखकर वो डरते हुए उससे दूर होने के लिए झटपटाती है तो खालिद उसे और कसकर पकड़कर जरा गुस्से में कहता है, डोंट यू डेयर, अगर जरा भी हिली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसकी बात सुनकर वो काम जाती है और कुछ नहीं कहती। उसे इस वक्त खालिद से इतना डर लग रहा था कि कहाँ नहीं जा सकता था, पर सोचना वाली बात है कि वो उसके साथ जिंदगी कैसे गुजारेगी। वही खालिद जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, वो उसे गोद में लिए बाहर की तरफ जा रहा था। कॉरिडोर में लास्ट में खड़े जफर, जारून और सलमान की नज़र जब उस पर जाती है तो वो तीनों की आंखें जैसे हैरानी से बाहर आने को थी। वो तीनों खालिद के मिजाज से वाकिफ थे, वो इतना सख्त मिजाज था और फिर ऊपर से उसका गुस्सा, और लड़कियों से तो उसे शुरू से ही बुरी चिढ़ थी, जिसकी वजह शायद ये थी कि लड़की हमेशा उसके आसपास घूमती रहती थी और यह उसे हमेशा परेशान करता था। वो अपने साथ बॉडीगार्ड भी इसलिए रखता था ताकि लड़कियां उससे दूर रहें। वो खुद तो किसी लड़की को छू नहीं सकता था, इसलिए गार्ड उसे कवर करते थे। सलमान हैरानी से, ये भाई तो एक दिन में ही एंटी विमेन से वुमन लविंग में बदल गए, वाह। जारून, लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर, और वो विमेन लविंग नहीं भाभी लविंग बन गए हैं। उन दोनों की बात सुनकर जफर कहता है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ उनका गिल्ट है, उनकी वजह से इसके के बाबा की डेथ हुई है, इसलिए वो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी उठा रहे हैं और कुछ नहीं है, कोई प्यार व्यार नहीं हुआ है उन्हें, इसलिए ज़्यादा मत सोचो, ऐसे ख्वाब मत देखो जो पूरे ना हो सके, क्योंकि भाई जैसे इंसान को कभी किसी से प्यार नहीं हो सकता और मुझे तो इस लड़की के लिए बुरा लग रहा है, देखना अभी खुद 2 दिन में भाग जाएगी और भाई के साथ रह भी नहीं पाएगी। उसकी बात सुनकर वो दोनों भी मायूस हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि शायद यही वजह है, पर अब वजह क्या थी यह सिर्फ खालिद जानता था। खालिद नूरजहां को लेकर बिना उनकी तरफ देखकर सीधा वहां से बाहर चला जाता है और खुद को यूं इग्नोर होता देख वो भी जल्दी से बाहर जाते हैं। पर जब तक वो बाहर आते खालिद अपनी कार में नूरजहां के साथ बैठ चुका था और उनके ड्राइवर ने कार हवेली की तरफ बढ़ा भी दी थी। ये देखकर जारून सलमान से कहता है, चलो तुम्हें लिफ्ट दे देते हैं और अब अपनी गाड़ी में ही घूमना, भाई की पैसेंजर प्रिंसेस तो आ गई। इतना कहकर वो हंसते हुए अपनी कार की तरफ जाता है और जरूर और सलमान भी नागवी में सिर हिलाते हुए उसके पीछे जाते हैं। इधर खालिद की कार में ड्राइवर ड्राइव कर रहा था और नूरजहां वो खुद में सिमटी बिल्कुल डोर से चिपकी बैठी थी। उसके और खालिद के बीच इतनी जगह थी कि और तीसरा भी बैठ सकता था। खालिद उसे ही देख रहा था और वो खिड़की के बाहर पीछे छूटते पेड़ और घरों को देख रही थी। उसने आज सुबह से एक शब्द नहीं बोला था, वो बस खामोश थी। कितनी अजीब बात थी, खालिद जो खुद हमेशा खामोश रहता था आज उसी किसी और की खामोशी तकलीफ दे रही। जो खुद गिने चुने शब्द बोलता था वो आज किसी को सुनना चाहता था। वो अभी उसे ही देख रहा था, तभी उसकी नज़र उसके दुपट्टे पर जाती है जो कार के शीशे में फंसा हुआ था। ये देखकर वो उसकी तरफ झुकते हुए उसके नज़दीक जाता है। वही नूर उसे इस तरह अपने करीब आता देख डर के मारे सीट से और चिपक जाती है और उसकी आंखें खौफ और डर के मारे नमा होने लगती है। वो उसके करीब आने पर बुरी तरह कांप रही थी। तभी खालिद उसके दुपट्टे का वो सीरा निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए अपनी गहरी आवाज़ में कहता है, अपने दुपट्टे के पल्लू को संभालिए, इसी से बांध कर रखना है आपको, मुझे जस्ट टिपिकल वाइफ थिंग इफ यू नो यू नो। इतना कहकर वो तुरंत उससे दूर होकर बैठ जाता है और बाहर की तरफ देखने लगता है। वही नूरजहां हैरान आंखों से उसे देख रही थी, पर फिर जल्द ही अपनी नज़रें उससे हटाकर वो खुद में सिमटकर बैठ जाती है। वही उसे यूं डरता देख खालिद अपनी आंखें बंद कर सीट से सिर लगाकर बैठ जाता है। वो खुद को आने वाले ड्रामे के लिए तैयार कर यहाँ था जो हवेली जाकर होने वाला था। उसे पता था कि क्या हो सकता था। आज जो वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज होना था उसमें मेन वॉरियर तो वही था। तो देखते हैं क्या रिएक्शन होगा फैमिली वालों का। CH-17 ड्रामा। खालिद की कार लाल हवेली के बाहर आकर रुकती है, साथ में ही पीछे बॉडीगार्ड और जारून की कार भी रुकती है। एक बॉडीगार्ड जल्दी से उतरकर खालिद के लिए दरवाजा खोलता है और खालिद कार से बड़े रोब में बाहर निकलता है। वो बॉडीगार्ड दूसरी तरफ का दरवाजा खोलने जा ही रहा था कि खालिद उसे हाथ के इशारे से रोककर खुद दूसरी तरफ जाता है और नूर की तरफ का दरवाजा खोलता है। वो बिल्कुल सीट से चिपकी बैठी हुई थी, खुद में सिमटी हुई सी, चेहरा पूरा लाल था रोने के कारण, आंखें सुजी हुई। उसने अभी भी वही सफ़ेद सादा सा सूट पहन रखा था और इस बिखरे हाल में भी वो खूबसूरत ही लग रही थी। खालिद एक नज़र भर उसे देखने के बाद उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर अपनी गहरी सी आवाज़ में कहता है, बाहर आइए। पर वही हुआ जो होना था। नूरजहां ने उसकी बात सुनना तो दूर उसकी तरफ देखा तक नहीं। ये देखकर खालिद को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर फिलहाल उसे शांत रहकर सब हैंडल करना था, इसलिए वो एक गहरी सांस लेकर खुद उसे बाजू से पकड़कर जबरदस्ती बाहर निकालता है और जरा नज़दीक खींचकर दांत पीसते हुए उसे अपनी ठंडी नज़रों से देखते हुए कहता है, जब कुछ कहूँ तो बात सुनिया कीजिए, इसी में बेहतरी है आपकी। इतना कहकर वो उसका हाथ मजबूती से पकड़कर उसे अंदर लेकर जाने लगता है। वो बहुत कोशिश कर रही थी खुद को छुड़ाने की, पर अफसोस खालिद की पकड़ हद से ज़्यादा मजबूत थी। अब तक जफर, जारून और सलमान भी उतर गए थे और वो भी जल्दी जल्दी उनके पीछे आते हैं। खालिद नूरजहां को लेकर या यूं कहो कि जबरदस्ती घसीटते हुए एंट्रेंस तक लेकर आता है, पर इससे पहले कि वो एक कदम भी अंदर रखता एक रोबदार आवाज़ वहां आती है, खबरदार जो एक कदम भी अंदर रखा वही रुक जाओ, ये सिकंदर जी दे, खालिद के दादू।
नूरजहां जो पहले ही डरी हुई थी इतनी गुस्सेल आवाज़ पर और कांप गई और अनजाने में ही वो खालिद के पीछे उसकी बाजू पकड़कर छिप जाती हैं। उसके लिए ये सब बहुत डरावना था। वही खालिद बिना किसी भाव के सामने देखता है तो उसका पूरा परिवार वही मौजूद था, जहां सिकंदर जी और अहमद जी के चेहरे पर बेतहाशा गुस्सा था, वहीं बाकी सब हैरानी से उसे देख रहे थे। पर खालिद वो शांत था। अंदाजा था किसी बॉडीगार्ड में से किसी ने जरूर अहमद जी को बता दिया होगा। वैसे भी उन्हें बड़ा शौक था खालिद पर नजर रखने का और इसका खालिद को भी पता था, इसलिए वो इस फैमिली ड्रामे के लिए प्रिपेयर था। पर नूर उसके लिए काफी कुछ अलग होने वाला था आज। सिकंदर जी गुस्से में, ये लड़की यहाँ नहीं रहेगी किसी भी कीमत पर, उन्होंने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा था और उनकी आवाज़ इतनी सख्त थी कि नूरजहां जो पहले से ही डरी थी वह और डर जाती और डर के मारे उसकी आंखें अपने आप बंद हो जाती है और खालिद के कंधे पर उसकी पकड़ मजबूत हो जाती है। यह महसूस कर कि वो डर रही है, खालिद की आंखें बिल्कुल सख्त हो गई थी। वो अपनी ठंडी आवाज़ में सिकंदर जी को घूरते हुए कहता है, धीरे बाबा साहिब, मेरी बीवी डर रही है। उसके मुंह से यह सुनकर कि मेरी बीवी डर रही है, एक पल को वहां खामोशी छा जाती है। सिकंदर जी को तो यकीन नहीं हो रहा था कि उनका पोता आज उन्हें जवाब दे रहा है, वह भी एक कल की आई लड़की के लिए। उनसे तो जैसे आगे कुछ कहा ही नहीं गया। वहीं अहमद जी उनका गुस्सा ये सुनकर 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। वो खालिद को देखकर चिल्लाते हुए कहते हैं, बीवी? कौन सी बीवी? हम इस शादी को नहीं मानते। ये लड़की जिसकी इतनी औकात नहीं है कि यह हमारे साथ खड़ी हो सके, इस खानदान की बहू बनाना चाहते हो तुम इसे? ये कभी नहीं होगा। जहां से लाए हो वही वापस छोड़कर आओ। उसे माना कि इसके बाप ने अपनी जान दी तुम्हें बचाने के लिए, पर इसका मतलब यह नहीं है कि तुम इसे हमारे सर पर लाकर बिठा दोगे। जितने पैसे चाहिए इसे दो और दफा करो यहाँ से, उन्होंने गुस्से और नफरत से कहा। वही आरजू जो साइड में फातिमा जी और जैनब जी के साथ खड़ी थी, जब उसकी नज़र नूरजहां पर जाती है तो वो हैरान हो जाती है और उसके मुंह से निकलता है, नूरजहां। ये सुनकर फातिमा जी धीरे से पूछती है, बेटा तुम जानती हो इसे? आरजू, जी अम्मी, यह नूरजहां है। मेरी जूनियर यूनिवर्सिटी में 2-3 दफ़ा मुलाकात हुई है। इससे बहुत अच्छी उर्दू है इसकी। कई बार कुछ प्ले या फिर शायरी कंपटीशन के दौरान इससे बात की थी मैंने। बहुत अच्छी लड़की है। देखिए ना सब हाथ धोकर किस तरह पीछे पड़ गए हैं उस पर। वो डर रही है बहुत ज़्यादा। वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है। वो तो मुझसे बात करने में भी हो बहुत डरती थी। यहाँ तो फिर सब लोग उसके ऊपर चढ़ गए हैं। जैनब जी, हाँ भाभी, देखिए ना दिखने में भी कितनी मासूम सी लग रही है। अगर सब इस तरह चिढ़ेंगे तो डर जाएंगी। फातिमा जी, हम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें पता है ना। बाबा साहब और अहमद जी के बीच कोई नहीं बोल सकता, इसलिए खामोशी से खड़े रहो। हमारा बोलना उसके लिए और परेशानी खड़ी कर देगा। और फिर खालिद है, वह संभाल लेगा, देखना। उनकी बात सुनकर वो दोनों भी चुप हो जाती है। इधर अहमद जी खालिद पर अपनी किसी बात का कोई असर ना होता देख कहते हैं, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? हमने कहा निकालो इसे यहाँ से। खालिद खालिद उन्हें अपनी ठंडी आंखों से देखकर, आपके मानने या ना मानने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसे अपनी बीवी मान लिया है और मैं ये शादी हर कीमत पर निभाऊंगा। और रही बात साथ खड़े होने की, तो अगर यह मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पाएगी तो मैं खुद अपनी चाल धीमी कर दूंगा या फिर इसका हाथ पकड़कर इसे अपने साथ चलाऊंगा। और अगर तब भी ना चल पाई तो बाहों में उठाकर जिंदगी गुजार दूंगा। पर अब ये खालिद अहमद दुर्रानी की बीवी है और कयामत तक मेरी बीवी ही रहेगी। उसकी आवाज़ में गुस्सा और गुरूर झलक रहा था। वहीं नूरजहां तो किसी बिल्ली के बच्चे की तरह उसके पीछे छिपी आंखों में आंसू ले सब देख रही थी। अहमद जी गुस्से में, पागल हो गए हो तुम? सोचा भी है हमारे रेपुटेशन का क्या होगा? 6 महीने बाद इलेक्शन है, क्या जवाब दोगे लोगों को कि कहां से रातों रात तुम्हारे पास एक बीवी आ गई? और ये लड़की कोई जानता भी नहीं है इसे और हमारे स्टैंडर्ड की भी नहीं है, क्या कहकर लोगों से मिलाओगे इसे कि यह तुम्हारी बीवी है? अरे हजारों लड़कियां दिन रात रिजेक्ट करने के बाद इस लड़की से शादी की है तुमने, वैल्यू क्या है इसकी? खालिद गुस्से में अहमद जी को देखकर, इसकी वैल्यू वही है जो मेरी है। मेरी बीवी है यह, अब्बू किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है ये। रही बात आपकी पार्टी और बिजनेस की, तो भूलिए मत, मेरे नाम से आपकी पार्टी चल रही है। अगर मैं चाहूं तो रातों रात ऐसी 10 पार्टियां लाकर खड़ी कर सकता हूं और ऐसे 10 बिजनेस बना भी सकता हूं और बर्बाद भी कर सकता हूं। अगर खालिद अहमद दुर्रानी का नाम इस खानदान से अलग हो गया तो उसी पल ये खानदान मिट्टी में मिलकर राख हो जाएगा। मेरी पावर और अहमियत आप मुझसे बेहतर जानते हैं और अगर इस घर में मेरी बीवी नहीं रह सकती तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। सोच लीजिए, फैसला आपका होगा लेकिन उसकी ताबीर मैं करूंगा। अहमद जी को यकीन नहीं हो रहा था कि उनका बेटा उनकी आंखों में आंखें डालकर इस तरह भी बात कर सकता है। वो उसे बेयकीनी में देखते हुए कहते हैं, तुम धमकी दे रहे हो? खालिद, नहीं, आपको याद दिला रहा हूं कि खालिद अहमद दुर्रानी कौन है और क्या कर सकता है आपके खानदान से। मैं नहीं हूं, मेरे नाम से आपका खानदान है और मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई मेरी बीवी को कुछ कहे। वो मेरी इज्जत है और मेरी इज्जत पर कोई उंगली उठाए या आंख उठाए यह मेरे बर्दाश्त के बाहर है। इसलिए बेहतर होगा कि मेरी बीवी को भी आप लोग उसी नज़र से देखें जिस नज़र से मुझे देखते हैं, क्योंकि उसकी अहमियत सबसे बढ़कर है, मुझे भी बढ़कर। और रही बात औकात की, तो जो मुझे हासिल कर सकती है उसकी औकात क्या होगी आप सोच भी नहीं सकते। उसके नाम से मेरा नाम जुड़ा है। अब वो किसी मुलाजिम की बेटी नहीं है बल्कि इस सल्तनत के बादशाह की बीवी है। वहां मौजूद किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि खालिद इस तरह भी बात कर सकता था। उसकी आंखों में एक जुनून था, नूरजहां को हर चीज से महफूज रखने का जुनून। जफर, जारून और सलमान भी वही मौजूद थे और वो भी अपने भाई को उतनी ही हैरानी से देखा रहे थे जितना कि बाकी सब। वो खालिद अहमद दुर्रानी जो शादी और लड़की से इतना दूर भागता था, आज वो अपनी बीवी के लिए मरने मिटने को तैयार है। अरशद जी कोशिश करते हुए उसे समझा कर कहते हैं, खालिद बेटा, हम समझते हैं कि यह सब कुछ तुम जिम्मेदारी के तौर पर कर रहे हो, पर तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम इस लड़की का पूरा खर्चा उठाएंगे और जरूरत पड़े तो इसे हवेली में कोई कमरा दे देंगे। तुम्हें इस मामूली सी लड़की के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। खालिद उन्हें देखकर, यह आपके लिए मामूली हो सकती है चाचू, पर मेरे लिए यह मेरी बीवी है। यह मामूली नहीं है, खास है।
उसकी इस बात में एक दफ़ा फिर सबको हैरान कर दिया था। सब लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जो उनके सामने खड़ा था वो खालिद ही है, क्योंकि वो ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। हाँ, उसका मिजाज ज़रा अलग था, वह कम बोलता था पर कभी बगावत पर नहीं उतरता था, पर आज वो बगावत कर रहा था। उसकी आंखों में बगावत चमक रही थी। वही नूर, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जिन लोगों से उसे सबसे ज़्यादा डर लगता था उसे उन्हीं के बीच ज़बरदस्ती लाकर खड़ा कर दिया था और हर कोई सिर्फ उस पर उंगली उठा रहा था। पर इन सब में वह ये भूल गई थी कि उसका पति उसके साथ खड़ा है, उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। माहौल को समझते हुए कोई कुछ और कहता उससे पहले ही सिकंदर जी अपनी दमदार आवाज़ में बिना खालिद को देख कहते हैं, ले जाओ इसे अपने कमरे में। उनकी बात सुनकर खालिद बिना किसी की तरफ देखे या ध्यान दिए नूर जहां का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ खींचते हुए ले जाता है और नूर भी इस बार किसी कटी पतंग की तरह उसके साथ चली जाती है। उसे खालिद से ज़्यादा तो फिलहाल बाकी सबसे डर लग रहा था। अहमद जी, अब्बू आप कैसे कर सकते हैं ये? इस लड़की को हम अपने घर की बहू नहीं बना सकते। सिकंदर जी उसे तरफ देखते हुए जहां खालिद गया था बेहद संजीदगी से कहते हैं, जो हमने देखा है वो तुमने नहीं देखा अहमद। जिसे जीत कर आने की आदत थी आज वो खुद को किसी पर हर कर आया है। जो बगावत हमने उसकी आंखों में देखी है वो तुमने नहीं देखी। दुआ करो कि जो हमने उसकी आंखों में देखा है उसके दिल तक न पहुंचे, क्योंकि अगर एक बार उसे अपने एहसासों की खबर लग गई तो काफ़ी कुछ बदल जाएगा। उनकी बात किसी को समझ नहीं आती, पर अहमद जी ने ये तो ठान लिया था कि वो कुछ भी कर नूर को इस घर की बहू नहीं बनने देंगे। सिकंदर जी, आप सब अपने कमरे में जाए, बहुत तमाशा हो गया, और खालिद को और उसकी बीवी को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। उनकी बात सुनकर सब वहां से चले जाते हैं। वैसे भी इस वक्त खालिद के पास जाने की हिम्मत किसी की भी नहीं थी। CH-18 खाना खिलाना खालिद नूरजहां का हाथ पकड़कर अपने कमरे में लाता है। हालांकि उसे कमरा कहना ठीक नहीं था, नूरजहां के पूरे घर से भी कहीं ज्यादा बड़ा उसका वो एक कमरा था। ग्रे और ब्लैक कलर के थीम पर बेस्ड वो कमरा बेहद विंटेज लग रहा था। कमरे के दो पोर्शन थे, एक तरफ दो जीने चढ़ कर बड़ा सा गोल किंग साइज बेड था जिसके आसपास सफेद पर्दे लगे थे और वो बेहद आलीशान लग रहा था। कमरे के दूसरी तरफ एक बड़ी सी शेल्फ थी जिसमें कई सारे किताबें और शो पीस लगे हुए थे और साथ में एक क्रीम कलर का बड़ा सा आलीशान सोफा और एक गोल कांच की कॉफी टेबल। कमरे की दीवारों पर कहीं सारी पेंटिंग लगी हुई थी और कमरा बेहद आलीशान लग रहा था। उसमें एक दरवाज़ा क्लोजेट की तरफ खुलता था, एक बालकनी की तरफ और एक दरवाज़ा स्विमिंग पूल की तरफ। खालिद को स्विमिंग काफ़ी पसंद थी, इसलिए उसने ये बनवाया था। कमरे का एस्थेटिक और डेकोरेट चीख चीख कर खालिद की रहीसी और पावर की गवाही दे रहा था। पर नूरजहां उसका ध्यान इन सब पर नहीं था और ना ही खालिद पर था। वो सिर झुकाए रोते हुए फर्श को देख रही थी जैसे वो ना जाने कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ हो। वही उसके रोने की आवाज़ खालिद के कानों में भी जा रही थी। जो अपनी उंगलियां अपने माथे पर फेर रहा था वो परेशान हो गया था उसका रोना सुन सुनकर। वो चुप ही नहीं हो रही थी। एक तो उसका रोना ही कम नहीं हो रहा था, ऊपर से खालिद को समझ नहीं आ रहा था कि वो रो क्यों रही है। मतलब उसने ना उसे डांटा ना वो उस पर चीखा, यहाँ तक कि निकाह के बाद वो उससे इतने प्यार से बात कर रहा था। हाँ ठीक है, मतलब प्यार से नहीं कर, कम से कम शांति से तो। और ऊपर से वो इतनी छोटी थी उससे, फिर भी वो उसे आप कहकर बात करता था ताकि वो उस पर कम गुस्सा करे, पर तब भी वो बस रो रही थी और अब खालिद के लिए खुद को शांत करना मुश्किल हो रहा था। वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, चुप। वो इतनी जोर से चीखा था कि नूरजहां अपनी ही जगह पर ऊपर से नीचे तक कांप गई थी। ये देखकर खालिद उसके पास आकर उसे गुस्से में घूरते हुए कहता है, खबरदार जो एक और बार रोने की आवाज़ आई तो। उसने बेहद गुस्से में कहा था। पर बेचारी नूर, वो पहले से ही इतनी डरी थी उसकी आवाज़ सुनकर और डर गई वो और ज़ोर से कांप रही थी। अब गलती खालिद की भी नहीं थी, उसे नहीं पता था कि कैसे हैंडल करें उसे। पर वो कोशिश करते हुए एक गहरी सांस लेकर इस बार ज़रा आराम से कहता है, देखिए आपसे कहा ना मैंने कि रोना नहीं है। पर इस बार तो वो और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी और अब खालिद बुरी तरह इरिटेट हो रहा था। वो इस वक्त उसे एक 19 साल की लड़की कम और 5 साल की ढीठ बदतमीज़ बच्ची ज़्यादा लग रही थी जो उसे सुन ही नहीं थी। वो कुछ और कहता तभी कमरे का दरवाज़ा कोई नोक करता है और खालिद अपनी ठंडी आवाज़ में कहता है, अंदर आ जाओ। उसकी बात सुनकर एक मुलाजिम खाने की ट्रॉली लेकर अंदर आती हैं और खालिद उसे खाना बेड पर लगाने का इशारा करता है तो वो फटाफट से खाना लगाकर चली जाती है। इस बीच उसने एक सेकंड के लिए भी नज़रें उठाकर यहाँ वहाँ नहीं देखा था, उसकी हिम्मत ही नहीं थी और वो चुपचाप अपना काम कर वहाँ से निकल जाती है। उसे मुलाजिम के जाने के बाद खालिद नूरजहां की तरफ देखता है और उसका हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती उसे बेड के पास लाकर बिठाता है और उसके हाथ छोड़ते ही वो जल्दी से अपना हाथ पीछे लेकर खुद में सिमट कर बैठ जाती है कि कहीं वो दोबारा उसका हाथ ना पकड़ ले। और उसकी इस हरकत पर खालिद की आंखें बिल्कुल सख्त हो जाती हैं। इस वक्त उसे बेइंतहा गुस्सा आ रहा था, पर वो किसी तरह खुद को शांत कर अपनी सख्त आवाज़ में नूर से कहता है, खाना खाए? कुछ खाया नहीं है आपने? पर वही हुआ जो होना था। उसकी बात सुनना तो दूर, वो एक नज़र उसे देखती तक नहीं है। वो अभी भी सिसक रही थी और खालिद का दिमाग खराब हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस दीवार में जाकर अपना सिर फोड़े। वो उसके साथ सख्ती नहीं करना चाह रहा था क्योंकि उसके आंसू ना जाने क्यों उसे तकलीफ दे रहे थे। पहली बार वो किसी के सामने इस कदर कमज़ोर पड़ रहा था और यह चीज़ उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। क्यों ये छोटी सी लड़की उसे इतना अफेक्ट कर रही है और यह उसके गुस्से में इजाफा कर रहा था। पर उसे पता था वो गुस्से से नूर के साथ पेश नहीं आ सकता क्योंकि वो हद से ज़्यादा ढीठ और जिद्दी थी। उस पर जितना भी गुस्सा कर लो, पर रोने के सिवा वो कुछ नहीं करने वाली थी। अगर उससे कुछ करवाना था तो सिर्फ एक रास्ता था और वह था उसे डराना। खालिद अभी यही सब सोच रहा था कि तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और वो टेढ़ा मुस्कुराते हुए नूर के पास बैठकर ज़रा उसके नज़दीक होते हुए अपनी बेहद गहरी और कर्कश आवाज़ में कहता है, आप नहीं मानेंगी ना मेरी बात? तो ठीक है, चलिए एक गेम खेलते हैं, व्हाट से? उसकी बात सुनकर नूरजहां नासमझी में उसे देखने लगती। एक तो वो इतने करीब था और ऊपर से उसकी वो कर्कश आवाज़ पर उसे एक नज़र देखने के बाद वो दोबारा ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। ये देखकर खालिद अपना गुस्सा कंट्रोल करने के लिए अपनी आंखें बंद करता है और फिर उसे देखकर चिल्लाते हुए कहता है, चुप।
मैंने कहा ना कि चुप रहिए, और आप अब चुपचाप अपनी मर्जी से खाना खाइए या फिर मैं एक एक करके अपने कपड़े उतारना शुरू करता हूँ और फिर आपको पता है कपड़े उतारने के बाद क्या होगा। बीवी हैं आप, मेरी इतनी समझ तो होंगी। उसकी बात सुनकर नूरजहां जो अभी तक रो रही थी एकदम से उसका रोना बंद हो जाता है और वो हैरानी से अपने सामने बैठे खालिद को देखने लगती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अभी अभी उसने क्या कहा, पर तभी खालिद अपने गले से शॉल उतारकर उसकी आंखों में देखते हुए ही साइड में रखता है और फिर धीरे धीरे कर अपने कुर्ते के बटन खोलना शुरू करता है। नूरजहां को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो बस उसे देख रही थी। तभी खालिद अपना कुर्ता उतारकर अपने जिस्म से अलग करता है। अब उसका खुला चौड़ा मजबूत सीना नूरजहां के सामने था। वो उसे देख रहा था अपनी गहरी नज़रों से। वही अनजाने में ही नूरजहां की नज़रें भी उसके सीने पर जाती है। वो वाकई बहुत हॉट फायर था। उसका वो सांवला रंग उसे सबसे अलग बनाता था, सबसे मुख्तलिफ, सबसे हसीन। पर नूरजहां तुरंत उस पर से अपनी नज़रें फेर कर बेड पर पीछे होने लगती है और घबराते हुए ज़रा पैनिक करने लगती है। वही खालिद उसे बिन पानी की मछली की तरह छटपटाता देख टेढ़ा मुस्कुराते हुए अपने पजामे की तरफ हाथ बढ़ाता है। तभी वो एकदम से बोलती है, रुकिए मैं खा रही हूँ। पूरे 12 घंटे बाद वो उसकी आवाज़ सुन रहा था। कल रात को उसके बेहोश होने के बाद, फिर हॉस्पिटल में थोड़ी बहुत झड़प के बाद, या आज सुबह से वह पहले शब्द थे जो उसने कहे थे और उसकी आवाज़ खालिद के दिल में उतरी थी जैसे। वही नूरजहां हड़बड़ाते हुए सामने रखी प्लेट में से रोटी का एक निवाला तोड़कर कैप्टे हाथों से खाने की कोशिश करती है, पर डर और घबराहट के मारे वो इतनी बुरी तरह कांप रही थी कि अपने हाथों से खाना भी नहीं खा पा रही थी। ये देखकर खालिद खुद एक निवाला तोड़कर उसकी तरफ बढ़ाता है तो वो डरते हुए नासमझी में उसे देखने लगती है। खालिद, मैं खिला रहा हूँ, खाए। उसके कहने पर भी वो जब मुंह नहीं खोलती तो इस बार वो जरा गुस्से में कहता है, खाए या फिर खोलूं पजामा भी। उसकी बात सुनकर वह जल्दी से हड़बड़ाते हुए अपना मुंह खोल दिया और ऐसे ही एक के बाद एक वो उसे खिलाने लगता है। इस बीच नूर का रोना बिल्कुल बंद हो चुका था। अब तो वो सिस्क भी नहीं रही थी। वही उसे इतने आराम से किसी छोटे बच्चों की तरह उसकी बात मानकर खाना खाता देख खालिद के चेहरे पर बिल्कुल हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। उसे खाना खिलाने के बाद वो पानी का ग्लास उसकी तरफ बहाता है तो वो डरते हुए ग्लास उसके हाथ से लेने की कोशिश करती है, पर खालिद उसे घूरकर देखता है तो वो डरते हुए उसके हाथ से ही पानी पीती है। फिर खालिद पास में रखे रुमाल से ही उसका मुंह पोंछता है। इस वक्त वो एक बेबी सिटर ज़्यादा और पॉलिटिशियन कम लग रहा था। वही खाना खाते ही नूर का सिर भारी होने लगता है और अगले ही पल उसकी आंखें बंद हो जाती है। वो सो चुकी थी। दरअसल खालिद ने डॉक्टर से एडवाइस लेकर नूर के खाने में थोड़ी सी नींद की दवाई मिलवाई थी ताकि वह आराम कर सके, वरना वो इतनी डरी हुई थी कि उसे नींद ही नहीं आने वाली थी और इस वक्त उसे नींद की बहुत ज़रूरत थी। उसे सोता देख खालिद उसे ठीक से लेटाता है और फिर ब्लैंकेट से कवर करता है। एस बड़ी ई का टेम्परेचर पहले से ही ठीक था तो वह आराम से सो सकती थी। पर उसे यूं होता देख खालिद की नज़रें उस पर ज़रा ठहरी हुई थी। यह एहसास कि यह लड़की अब उसकी है, उसके अंदर कुछ एहसास पैदा कर रहे थे। कितनी खूबसूरत थी वो और उससे भी कहीं ज़्यादा प्यारी थी। उसकी वो मासूमियत ना जाने कितने दुश्मन बनने वाले थे उसके, पर खालिद को पता था वो उसे बचा लेगा हर चीज़ से। वो अभी उसे देख ही रहा था कि तभी कोई दरवाज़ा खटखटाता है। खालिद होश में आकर बिना खुद पर या खुद के हुलिये पर ध्यान दिए दरवाज़ा खोलता है तो सामने जफ़र और सलमान खड़े थे और उसे इस तरह आधे अधूरे कब्दों में देखकर दोनों की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और जफ़र के मुंह से निकलता है, भाई आप तो बड़े फास्ट है। उसकी बात सुनकर खालिद का ध्यान खुद पर जाता है और वो ज़रा सख्ती से कहता है, क्या चाहिए तुम्हें? जफ़र, वो भाई दादू आपको स्टडी में बुला रहे थे, कुछ काम था उन्हें। खालिद हाँ में सिर हिलाकर उनके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर देता है और ये देखकर जफ़र और सलमान एक दूसरे को देखते हैं, फिर वहाँ से चले जाते हैं। CH-19 वो मेरी बीवी है और मेरे लिए बहुत खास है। खालिद स्टडी रूम में आता है तो वहाँ सिकंदर जी, अहमद जी और अरशद जी पहले से मौजूद थे। साथ में जफ़र, जारून और सलमान भी सिर झुकाए खड़े थे। वो समझ गया कि ज़रूर उसके अब्बू ने इन तीनों से सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली होगी। वो बिना किसी की तरह देखे सीधे जाकर स्टडी में रखे सोफे पर बैठ जाता है। उसके चेहरे पर ना डर था ना ही झिझक। वही उसे इतना शांत देखकर सिकंदर जी चिढ़कर पूछता है, कहाँ है वो लड़की? खालिद, मेरी बीवी बाबा साहिब, लड़की नहीं, ज़रा एहतराम इज्जत से। और फिलहाल वो सो रही है, आप लोगों ने काफ़ी डरा दिया उसे, वो ज़रा नाजुक है, ऊंची आवाज़ से डर जाती है, तो आइंदा ख्याल रखिएगा इस बात का कि आपकी बहू को आपकी वजह से कोई मसला ना हो। उसकी बात सुनकर सिकंदर जी का चेहरा गुस्से में लाल हो जाता है और वो हल्का चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम उस लड़की के लिए हमारे साथ बहस कर रहे हो? खालिद, आप फिर भूल गए वो कोई आम लड़की नहीं है, मेरी बीवी है और मेरे लिए बहुत खास है, इसलिए मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि आप या कोई भी उसे नीचा दिखाए। उसे इज्जत दीजिए, मैं भी आपको इज्जत दूंगा। उसके इस जुमले पर सिकंदर जी कुछ कहते उससे पहले ही अहमद जी गुस्से में कहता है, नहीं है वो तुम्हारी बीवी और ना हम इस शादी को मानते हैं। कल सुबह हम वकील को बुलाएंगे और तुम्हारा तलाक कराएंगे। तुम नहीं जानते ऐसी लड़कियों को वो पैसों के लिए किसी को भी फंसा सकती है। खालिद, अच्छा, लगता अब्बू आपको भी काफ़ी लड़कियों ने फंसाया है। वैसे अम्मी को पता है इस बारे में या? उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी थी। वहीं अहमद जी को यकीन नहीं हो रहा था कि खालिद उनसे इस तरह बात कर रहा था। वो तो जैसे सरेआम बगावत पर उतर आया था, वो भी एक कल किया लड़की के लिए, और यह काफ़ी था उनके दिल में नूरजहां के लिए नफरत में इजाफा करने के लिए। वही अरशद जी जब अपने भाई को और अपने दादा को इस तरह गुस्से में देखते हैं तो खुद बात संभालते हुए कहते हैं, खालिद बेटा देखो, हम जानते हैं कि तुम्हारे दिल में उस लड़की के लिए हमदर्दी है और यह कोई बुरी बात नहीं है, पर अपनी हमदर्दी के चलते किसी से निकाह कर अपनी ज़िंदगी उसके साथ बिताने का फैसला सही नहीं है। भाई सही कह रहे हैं, कल हम वकील को बुलाते हैं और तुम उसे तलाक दे दो, उसके बाद भी उसकी जिम्मेदारी हम लोग उठाएंगे। उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो उसे वह मिल जाएगी। खालिद अपनी गहरी आवाज़ में, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैंने उससे निकाह किसी भी तरह की ज़बरदस्ती या हमदर्दी में किया है?
पहली बात वो मेरी बीवी है और अब हमेशा मेरी ही बीवी रहेगी। अगर मैंने दोबारा किसी के मुंह से तलाक का नाम सुना तो मैं क्या कर दूंगा मुझे भी नहीं पता। और दूसरी बात, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं, समझे आप। और फिर आप ही लोग तो चाहते थे कि मैं निकाह करूं, हर रोज तो कोई नई लड़की लाकर खड़ा कर देते थे मेरे सामने, और अब जब मैंने अपनी मर्जी से निकाह कर लिया तो भी आपको परेशानी है। खैर, आपको क्या परेशानी है, इससे मुझे परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुश हूँ। इतना कहकर वो अपनी जगह से उठकर वहां से जाने वाला होता है कि तभी सिकंदर जी की भारी आवाज उसके कानों में आती है, जो कह रहे थे, पसंद करते हो उसे। खालिद के कदम ये सुनकर रुक जाते हैं। वो अपनी जगह से पलटकर सिकंदर जी की तरफ देखता है और कुछ देर की खामोशी के बाद उनकी आंखों में आंखें डालते हुए सिर्फ एक शब्द कहता है, शायद। और इतना कहकर वो बिना रुके वहां से चला जाता है और किसी की हिम्मत थी भी नहीं थी कि उसे रोक ले, क्योंकि वो सब तो पहले ही सदमे में थे। खालिद का यार एकदम से बदला बिहेवियर किसी को समझ नहीं आ रहा था। वही खालिद वहां से अपने कमरे में ना जाकर गार्डन की तरफ चला जाता है। इस हवेली का गार्डन उसकी फेवरेट जगह थी। वो वैसे भी हमेशा से जरा खामोश रहने वाला शख्स था। ज्यादा बातें करना, उसके अंदर क्या चल रहा है लोगों को बताना, घुलना मिलना, दोस्ती यारियां, ये सब उसे शुरू से नहीं पसंद थी। वो अकेला रहता था, ना कोई दोस्त था ना कोई साथी। वो वही गार्डन में जाकर एक बड़े से आम के पेड़ के पास खड़ा हो जाता है और आसमान को देखने लगता है। तभी कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है तो वह बिना पीछे पलटे ही कहता है, चाचू, ये फारिस जी थे। जब वो नूरजहां को लाया था तब हॉल में वो भी मौजूद थे और कुछ कहना चाहते थे, पर उन्हें पता था उनकी बातों की अब इस घर में कोई अहमियत नहीं थी, इसलिए उन्होंने खामोश रहना ही सही समझा। पर उनके दिमाग में काफ़ी सवाल चल रहे थे जिनका जवाब उन्हें खालिद से चाहिए था। फारिस जी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस वक्त तुम्हें तुम्हारी बीवी के साथ होना चाहिए था। आखिरकार इतने हक से निकाह कर जो लाए हो उसे, वो भी अपने घर वालों और खानदान के खिलाफ जाकर। उनकी बात सुनकर खालिद कुछ नहीं कहता। वो खामोश था तो उसकी खामोशी देखकर वो आगे कहते हैं, तुम्हें असमल, कुरैश, आफ्ताब, रहीम, ये सब याद है? अगर याद नहीं है तो मैं याद दिला देता हूँ। ये सब वही मुलाजिम है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी तुम्हारी मुलाजमत में निकाली। कुछ की तो जान भी तुम्हारे काम की वजह से चली गई, उनके भी परिवारों की तुमने मदद की, जवान बेटियों उनकी भी थी, उन सब से तो निकाह करते नहीं फिर रहे थे तुम। फिर नूरजहां में ऐसा क्या था जो तुमने उससे सीधा निकाह कर लिया, वो भी ज़बरदस्ती? उसकी शक्ल देखी है मैंने, डरती है वो तुमसे, ज़बरदस्ती किया ना तुमने उसके साथ ये सब? बोलो खालिद। खालिद, मेरी जिम्मेदारी है, वो उसके बाप को ज़बान दी थी मैंने, और फिर इलेक्शन नज़दीक है और बहुत लोगों को उसके बारे में पता लग सकता था, उसकी जान को खतरा भी हो सकता था। फारिस जी, तुमने उसके बाप को ये ज़बान नहीं दी थी कि तुम खुद उसके साथ निकाह करोगे, तुमने उसकी जिम्मेदारी उठाने की बात की थी, तो वो तो तुम ऐसे भी कर सकते थे। फिर निकाह क्यों किया तुमने उससे, जबकि तुमने तो खुद मुझसे कहा था कि तुम कभी शादी नहीं करोगे? फिर खुद से इतनी छोटी उम्र की लड़की का हाथ क्या सोचकर थामा तुमने? कहीं उससे मोहब्बत तो नहीं कर बैठे हो ना खालिद? ये सुनकर खालिद अपनी नज़रें फारिस जी से चुराते हुए कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, वो एक जिम्मेदार है बस। फारिस जी उसे यूं नज़रें चुराता देख हल्का सा मुस्कुराकर, अच्छा तो अब खालिद अहमद दुर्रानी नज़रें भी चुराने लगे हैं और झूठ भी बोलने लगे हैं? वाह। वैसे अगर तुम्हें सच में उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है तो भाईजान ठीक कह रहे हैं, फिर उसे तलाक दे दो और हम एक बहुत अच्छे लड़के को ढूंढकर उससे उसकी शादी करा देंगे। वैसे भी उसकी शक्ल देखकर लगता तो नहीं है कि वो तुम्हें 1% भी पसंद करती होगी, तो कम से कम उसे किसी और के साथ खुशी खुशी जिंदगी बिताने दो। कहो तो करूं अपने वकील को कॉल? उनकी बात सुनकर खालिद उन्हें अपनी जानलेवा नज़रों से घूरते हुए बेहद ठंडी आवाज़ में कहता है, इस बारे में सोचिएगा भी मत, मैं उसे कभी तलाक नहीं दूंगा। मेरी बीवी है वो, खालिद अहमद दुर्रानी फ़ाये की बीवी, और हमेशा मेरी बीवी ही रहेगी। उसकी जिम्मेदारी मैंने खुद उठाई है और मैं ये जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाना चाहता हूँ, और चाहे वो मुझे पसंद ना करें या अपनी मर्जी से मेरे साथ ना रहे, अगर उसे अपने साथ रखने के लिए मुझे ज़बरदस्ती करना पड़े तो मैं वो भी करूँगा। रहते वक्त उसकी आंखों में गुस्सा और जिद थी। फारिद जी, और तुम ये सब क्यों कर रहे हो? एक जिम्मेदारी के लिए? खालिद नज़रें फेरते हुए, मैं इस बात का जवाब आपको या किसी को भी देना जरूरी नहीं समझता, बस आप लोग इतना समझ लीजिए कि अब वो मेरी बीवी है, इसलिए उसे मुझसे दूर करने की कोशिश मत कीजिए और उसे वही इज्जत दीजिए जो मुझे दी जाती है। फारिस जी चिढ़ते हुए, और उसके बारे में क्या? वो डरती है तुमसे, मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए खौफ देखा है, वो कभी तुम्हारे साथ अपनी मर्जी से नहीं रह पाएगी, तुम उसके साथ सिर्फ जबरदस्ती कर रहे हो। खालिद, उसे इस तरह मजबूरी में मत बांधो। खालिद, डर जरूरी है चाचू, डर वफा पैदा करता है, अगर वो मुझसे डरती है तो इसी तरह डर कर सारी जिंदगी बिताएगी, पर मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा, उससे मैंने खुद अपनी जिंदगी में शामिल किया है, अब अगर वो मुझसे दूर भी जाना चाहिए तो नहीं जा पाएगी। करते हुए वो एक नज़र उन्हें देखकर वहां से चला जाता है। वहीं फारिस जी उसे जाता हुआ देखकर खुद से कहते हैं, जो मैं खालिद की आंखों में देख रहा हूँ वो एक बहुत बड़े तूफान का आगाज है, और इस तूफान में नूर को बचाने वाला भी खालिद है और तबाह करने वाला भी। उसने जबरदस्ती उसे खुद से बांध तो लिया है, पर यह रिश्ता क्या मोड़ लेगा कोई नहीं जानता। कहते हुए वो एक गहरी सांस लेकर वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह 6 बजे खालिद की आंख चिड़ियों के चाचा खाने से खुलता है। कल रात को अपने कमरे में नहीं गया था, बल्कि वही गार्डन में एक बेंच पर बैठकर कुछ सोचने लगा था, और सोचते सोचते उसकी आंख कब लग गई पता ही नहीं चला। वो आंख खोलता है तो सबसे पहले उसके जहन में नूरजहां का जिक्र आता है और वो तुरंत उठकर अपने कमरे की तरफ चला जाता है। पर वो जैसे ही कमरे में पहुंचता है वो खाली था। वो यहाँ वहाँ सब जगह चेक करता है पर वो कहीं नहीं दीक्षा, बाथरूम में ना स्विमिंग एरिया में। तभी उसकी नज़र बालकनी के दरवाजे पर जाती है जो हल्का सा खुला था। वो वहां जाता है तो उसकी आंखें एकदम सख्त हो जाती है। रेलिंग से कुछ चादर बंधे हुए थे जो नीचे गार्डन की तरफ जा रहे थे। ये देखकर वो समझ जाता है कि वो भाग गई है और वो गुस्से में रेलिंग पर अपना हाथ कसकर मारते हुए कहता है, आपको यह नहीं करना चाहिए था नूर। उसकी आंखें इस वक्त गुस्से में दहक रही थी। तो अब देखते हैं कि क्या मिलेगी खालिद को उसकी बीवी, और क्या होगा नूर का अगर खालिद ने उसे ढूंढ लिया तो। CH20 यू आर अ टफ नट टू क्रैक, एक लड़की जल्दी
जल्दी चलते हुए स्टेशन के अंदर जा रही थी। उसके पैरों में चप्पल नहीं थी, वो नंगे पैर चल रही थी और उसके पैरों में कई जख्म थे जिनसे हल्का हल्का खून रिस रहा था। उसने खुद को पूरी तरह एक हल्की गुलाबी रंग की शॉल से ढक रखा था, सिवाय उसकी आंखों के कुछ नहीं दिख रहा था। वो जल्दी जल्दी चलते हुए बार बार पीछे पलटकर देखा रही थी, जैसे उसे डर हो कि कोई आना जाए। वो जल्दी जल्दी चलते हुए अंदर आती हैं तो उसे प्लेटफॉर्म पर ही एक ट्रेन खड़ी मिलती है जिसे टीसी हरी झंडी देने ही वाला था। कुछ सोचकर वो जल्दी से उस ट्रेन में चढ़ जाती हैं और उसके चढ़ते ही वो ट्रेन इलाहाबाद स्टेशन से चल पड़ती है। वो ट्रेन के अंदर जाती हैं तो सब उसे ही देख रहे थे। वो लगी इतनी उल जुलूल रही थी और सबकी नज़रें खुद पर महसूस कर वो बुरी तरह डर और घबरा रही थी। जब टीसी की नज़र उस पर जाती है तो वो उसे भी कुछ गड़बड़ लगती है, तो वो उसके पास जाकर कहता है, मैडम टिकट कहाँ है। अपने सामने एक आदमी को देखकर वो लड़की डरते हुए कदम पीछे लेती है। ये देखकर वो टीसी कहता है, अरे मैडम, पहले तो यह चेहरे से शॉल हटाए और टिकट दिखाए। उसकी बात सुनकर वो लड़की डरते हुए ही उस शॉल को चेहरे से हटाती है तो उसका वो मासूम सा चेहरा देखकर टीसी, जो अभी तक सख्ती से बात कर रहा था, उसका दिल पिघल जाता है। वो एक अधेड़ उम्र दराज आदमी था। उसके लिए सामने खड़ी लड़की उसकी बेटी जैसी थी, पर उस लड़की को यूं घबराता देख वो जरा नरमी से पूछता है, नाम क्या है तुम्हारा। लड़की उसके सवाल पर डरते हुए उसे देख रही थी, उससे कुछ बोला नहीं जा रहा था। उसे इस तरह खुद से डरते देख वो टीसी दोबारा जरा नर्म लहजे में कहता है, बेटा बताओ नाम क्या है तुम्हारा, तुम्हें अगर मदद चाहिए तो कहो। लड़की अपनी नजरें झुकाकर डरते हुए, न नूरजहां पाशा। टीसी उसकी मासूमियत को देख पा रहा था और ऊपर से वो मीठी आवाज वो आगे पूछता है, कहाँ जाना है। नूरजहां डरते हुए, पता नहीं। टीसी, अरे जब ट्रेन में चढ़ी हो तो कहीं तो जाना होगा, टिकट कहाँ का है तुम्हारे पास। नूरजहां, टिकट नहीं है, पैसे भी नहीं है और कहीं जाने का पता भी नहीं है, कुछ नहीं है। उसने लाचारी से कहा। वो टीसी समझ रहा था कि जरूर इस लड़की के साथ कुछ गड़बड़ है, पर उसे उस पर दया भी आ रही थी, इसलिए वो कुछ सोचकर कहता है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बिना टिकट के सफर करने दूंगा, पर जाओगी कहाँ। नूरजहां कुछ सोचकर, ये ट्रेन कहाँ जाएंगी। टीसी, ये जो आगरा लखनऊ फिर जयपुर जाएगी। नूरजहां कुछ सोचकर, मैं भी जयपुर जाऊंगी। उसकी बात सुनकर टीसी कुछ नहीं कहता और उसे वही एक सीट पर बिठाकर चला जाता है। अब इससे ज्यादा एक अनजान के लिए वो भी क्या कर सकता था। वहीं नूरजहां बाहर की तरफ ट्रेन की खिड़की से पीछे छूटते हुए इलाहाबाद को देख रही थी। कितनी यादें थी इस शहर से, उसकी, उसका बचपन, उसके बाबा, सब कुछ छूट रहा था। उसे याद आता है कैसे जब सुबह 4 बजे के करीब उसकी आंख खुली तो खालिद को वहां ना देखकर उसमें ना जाने कहां से इतनी हिम्मत आ गई कि उसने भागने की हिम्मत की और किस्मत से उसे कुछ चादर भी मिल गई और वो बड़ी मुश्किल से कमरे से बाहर आई। इस दौरान कुछ खरोंचें भी लगी थी उसे, पर उसने ध्यान नहीं दिया। उसे भागना था खालिद से दूर, इस हवेली और यहाँ के लोगों से दूर। और बड़ी मुश्किल से हवेली के पीछे की तरफ से दीवार कूदकर वो बाहर निकली। दरअसल वहां जो गार्ड थे उनकी आंख लग गई थी और उसे बचपन से पेड़ पर चढ़ना बड़ा पसंद था, तो यह उसके लिए इतना मुश्किल नहीं था। पर हवेली से बाहर निकलकर भी उसकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई, क्योंकि यह हवेली मेन सड़क से काफी दूर थी और पैसे ना होने के कारण उसे पैदल ही स्टेशन तक आना पड़ा। पर खालिद से दूर जाने के ख्याल से उसमें ना जाने कितनी हिम्मत कहां से आ गई कि वो यहां तक आ गई। वो यही सब सोचते हुए पीछे छूटते हुए पेड़ों को देख रही थी, तभी अचानक से ट्रेन रुकी। यह आउटर था, यहाँ ट्रेन का रुकना जरा अजीब था। अभी उन्हें इलाहाबाद से निकले ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, फिर ट्रेन का यूं अचानक रुकना बेमतलब था। पर पता नहीं क्यों नूरजहां के अंदर एक अजीब सा डर पनपने लगा। उसे लगा रहा था जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। और तभी ट्रेन में बहुत सारे आदमी काले कपड़ों में आते हैं, वो बॉडी गार्ड लग रहे थे और किसी को ढूंढ रहे थे। नूरजहां अभी उन्हें ही देख रही थी कि तभी अचानक उसके चेहरे पर डर दिखने लगा। जब उसकी नज़र उन सब में जफर पर गई, उसे 1 मिनट नहीं लगा ये समझने में कि यह उसे ही ढूंढ रहे हैं, और खालिद के पास वापस जाने का ख्याल ही उसे डराने के लिए काफ़ी था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी इतने बॉडी गार्ड को देखकर लोग शोर शराबा करने लगे। इसका फायदा उठाकर नूरजहां अपना चेहरा छिपाते हुए चुपचाप पीछे लोगों की भीड़ में शामिल हो, और जफर की नज़र भी उस पर नहीं गई और वो बॉडी गार्ड के साथ आगे निकल गया। पर अब नूरजहां को पता था वो इस ट्रेन में नहीं रह सकती। ये देखकर वो जल्दी से दूसरी तरफ अपना चेहरा छिपाते हुए भागती है। वो अभी 2 कदम ही चली होगी कि उसकी नज़र दूर खड़े खालिद पर जाती है, जिससे देखकर उसका चेहरा डर से काला पड़ जाता है और चेहरे पर पसीना आने लगता है। वो तो उसका चेहरा छिपा हुआ था, पर जब वो देखती है कि खालिद ने उसे अभी तक नहीं देखा तो ये देखकर वो हिम्मत कर खुद को छिपाते हुए अपनी नज़रें नीची कर आगे बढ़ने लगती है। खालिद का ध्यान सामने था ही नहीं, वो बाकी जगह देख रहा था। इस वक्त उसका चेहरा गुस्से में लाल रो रहा था। नूरजहां जो अब तक उसके पास पहुंच गई थी, पर अभी भी खालिद की नज़र उस पर नहीं गई थी। ये देखकर वो साइड से उसके पास से गुजर जाती है। पर अभी वो 1 या 2 कदम ही चली थी कि कौन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके आंखों में एक बेहद ठंडी आवाज़ आती है, कहाँ जा रही हैं आप बेगम। उसकी आवाज़ पर वो बुरी तरह कांप गई। उसने कैसे पहचाना उसे, उसका तो चेहरे तक थका था। उसने अपनी नज़रें भी झुका ली थी, फिर उसे कैसे पता चला कि वो है। वो यही सब सोच रही थी कि तभी खालिद एकदम से उसे अपनी तरफ खींचता है, और अब वो दोनों अपने सामने थे। इतनी जोर से खींचने के कारण उसका हाथ उसकी शॉल से हट गया और अब उसका चेहरा भी खालिद को दिख रहा था। वो डरते हुए उसे देख रही थी। तभी खालिद बिल्कुल उसके नज़दीक आकर कहता है, आपको पहचानने के लिए मुझे आंखों की ज़रूरत नहीं है नूर। उसकी आवाज़ में एक सख्ती थी और उसकी आंखें गुस्से से लाल। वो गुस्से में उसे देख ही रहा था कि तभी टीसी वहां आ जाता है। खालिद की पीठ उसकी तरफ थी, वो उसे देख नहीं सकता था, तो उसे लगा कि ज़रूर कोई नूरजहां को परेशान कर रहा था। वो गुस्से में कहता है, अरे छोड़ो, उस जवान लड़की को परेशान कर रहे हो, शर्म नहीं है। उसकी बात सुनकर खालिद, जो नूरजहां में खोया था, वो पलट के देखता है और उसका चेहरा देखकर वो टीसी डरते हुए कहता है, खालिद साहब आप। खालिद उसे घूरते हुए, क्यों, मैं नहीं आ सकता। टीसी, नहीं नहीं,
सर पूरा इलाहाबाद ही आपका है, आप तो कहीं भी जा सकते हैं, पर आप यहाँ और इस लड़की के साथ बड़ी परेशान हैं, ये पता नहीं कहाँ जा रही हैं। खालिद अपनी आईब्राउ सिकोड़ते हुए नूरजहां को देखते हुए टीसी से कहता है, लगता है ठीक से अपना तारुफ कराया नहीं इन्होंने अपना। टीसी, नहीं साहब, नूरजहां पाशा, यही नाम बताया था इन्होंने। खालिद नूरजहां को देखते हुए, नूरजहां पाशा नहीं, नूरजहां खालिद अहमद दुर्रानी बेगम है हमारी, यह बस ज़रा रूठ गई थी तो मनाने आए हैं इन्हें। टीसी ये सुनकर हैरानी से नूरजहां को देखने लगता है। खालिद एक फेमस इंसान था, बहुत ही कम लोग होंगे जो शायद उसे ना जानते होंगे, तो उसकी शादी का सुनकर वो ज़रा घबरा जाता है। वही खालिद नूरजहां का हाथ पकड़कर उसे पकड़कर ले जाने लगता है तो वो अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, मुझे नहीं जाना। आप होते कौन है मुझे ले जाने वाले? नहीं जाऊंगी मैं। खालिद उसे देखते हुए, खालिद अहमद दुर्रानी, याद कर लो ये नाम जिंदगी भर रही सुनना है आपको, अब ये नाम आपकी जिंदगी, आपकी रूह और यहाँ तक कि आपके नाम से भी जुड़ा हुआ है। इतना कहकर वो उसे गोद में उठा लेता है और वहां से ले जाने लगता है। नूरजहां बुरी तरह चिल्ला रही थी, झटपटा रही थी, पर कोई असर नहीं हुआ। वहां काफी लोग सब देख रहे थे पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की या करने की। कोई क्या ही कहता खालिद के सामने। इधर खालिद उसे रेलवे स्टेशन के बाहर लाकर अपनी जीप में बिठाता है। जफर, जारून और सलमान भी वही दूसरी गाड़ी में थी। आज खालिद खुद ड्राइव करने वाला था। नूरजहां को बिठाकर वो खुद भी बैठता है और कार स्टार्ट करने ही वाला था, तभी उसकी नज़र नूरजहां पर जाती है जो खाड़ी से उतरने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर वो गुस्से में उसकी बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचकर गुस्से में कहता है, सीधा बैठना नहीं आता आपको? मेरी नरमी का फ़ायदा मत उठाए आप। मैं दुनिया के सामने जितना क्रूल और सख्त हूँ, आपके सामने उतना ही नर्म रहना चाहता हूँ, पर आप मुझे मजबूर कर रही हैं सख्त बनने के लिए। मत कीजिए, मैं नहीं चाहता कि आपके साथ वो बनूं जो मुझे नहीं बनना। कहते कहते उसकी आवाज़ नर्म हो गई थी, पर नूरजहां पर क्या ही असर होना था। वो दोबारा उससे दूर होने की कोशिश करती है। ये देखकर खालिद चिढ़ते हुए कहता है, यू आर रियली टफ नट टू क्रैक, तुम ऐसे नहीं मानोगी। इतना कहकर वो नूरजहां का दुपट्टा लेकर उससे उसके दोनों हाथों को बांधता है, फिर उसका दूसरा छोर खुद की कलाई में बांधते हुए कहता है, लीजिए बंधवा ही लिया आपने मुझे अपने पल्लू से। उसकी बात सुनकर वो नम आंखों से कहती है, क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ये सब? क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? आप बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे। खालिद, और यही बुरा इंसान आपके लिए अच्छा बनना चाहता है। नूर पर आपको मंजूर नहीं है और अभी आपने मेरी बुरी साइड देखी ही कहा है, लेकिन जैसी आपकी हरकतें हैं मुझे लगता है बहुत जल्दी वो साइड भी आपके सामने आ जाएगी। नूरजहां, मुझे नहीं रहने आपके साथ, दम घुटता है मेरा। आप जाने दो ना मुझे। खालिद जीप स्टार्ट करते हुए, भूल जाइए मेरी कैद से आज़ादी का ख्वाब, रहना आपको मेरे साथ ही है, मर्जी से, ज़बरदस्ती से, मजबूरी में या खुशी से, यह फैसला आपका। इतना कहकर वो स्पीड बढ़ा देता और वही नूर वो टूट चुकी थी। वो कुछ और नहीं कहती क्योंकि उसे पता था कुछ कहने का कोई मतलब नहीं होगा। इधर खालिद की आंखें अभी भी सख्त थी, वो अभी भी गुस्से में था। नूरजहां का इस तरह भागना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया था, पर वो पहले ही डरी हुई थी, इसलिए उसने बड़ी मुश्किल से अपना गुस्सा कंट्रोल किया हुआ था। खैर, अब देखता है क्या नया धमाका होने वाला है। जारी है। सब्सक्राइब VIP स्टोरी चैनल, इंस्टाग्राम पेज एक फॉलो करो।